जिंग सिटी में एक लड़की सड़क पर चलते हुए अपने फोन में बिजी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर टैप किया। उस आदमी ने लड़की से कहा कि उस पर अशुभ निशान है और जल्द ही उसके जीवन में खून खराबा होने वाला है। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ी तो वो आदमी फिर बोला कि अगर आने वाली मुसीबतों से बचना है तो उसे थोड़ा खून बहाना पड़ेगा। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लड निकलेगा? फिर उसने अपना बैग खोलते हुए कहा, ओह, मेरे पास आंटी वाला टॉवल है, शायद मैं भूल नहीं गई। उस आदमी की बातों से इरिटेट होकर लड़की बोली, वैसे भी मैं वर्जिन नहीं हूँ और मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। उधर वो आदमी मन ही मन सोचने लगा कि वो तो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसे परवर्ट समझ लिया। वो सोचता है कि क्या जांग चांग की सारी लड़कियां ऐसी ही हो गई है। चलते चलते वो खुद से कहता है कि ये नॉर्मल है। आखिर मॉडल लोग हर जगह हैं और ऐसी बातों पर भरोसा न करना स्वाभाविक है। फिर कहानी उस लड़के की जिंदगी पर शिफ्ट होती है। वो ये फैमिली में पैदा हुआ था। भले ही स्कूल में उसे बुली किया जाता था, लेकिन उसका परिवार बहुत खुशहाल था। लेकिन सब कुछ 5 साल पहले बदल गया। उसके पिता ने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी और इसी वजह से उन्होंने राजधानी के एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया। कुछ दिनों बाद क्लाउड लेक विला में एक बैंक्वेट के दौरान पूरी ये फैमिली का कत्ल कर दिया गया। पूरा परिवार खत्म हो गया और सिर्फ वही अकेला बचा। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उनके परिवार के दोस्त, रिश्तेदार और करीबी लोग भी कुछ नहीं कर पाए। लड़का गुस्से से कांपते हुए कहता है, मैं उसे मार डालूंगा। वो एक आदमी की तरफ दौड़ता है और उसे मारने की धमकी देता है। उस पर एक तलवार फेंकी जाती है, लेकिन वो बीच में ही टुकड़ों में टूट जाती है। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, तुझे ये फैमिली की असली ताकत तक नहीं पता। मैं अकेला ही उसे मिटा सकता हूँ। लड़का आगे बताता है कि अगर उसकी माँ उसे कियन लेक में ना धकेलती तो वो भी मर चुका होता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे एक मास्टर ने बचाया और अपने साथ कुलीन ले गया। अब अपने मास्टर का मिशन लेकर ये चेन वापस शहर लौट आया है। वो कसम खाता है कि हर खून का हिसाब बराबर करेगा। अचानक उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलती है। आसपास मौजूद लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। सब कहते हैं कि उनका शरीर कमजोर पड़ रहा है और वे हिल तक नहीं पा रहे। चेन समझ जाता है कि उसकी शक्ति गलती से मासूम लोगों को प्रभावित कर रही है, इसलिए वो तुरंत अपनी ऊर्जा रोक देता है। भीड़ हैरान होकर पूछती है, अभी हुआ क्या था? क्या किसी ने वो अजीब ऑरा महसूस की? चेन सोचता है कि पहले उसे अपने मास्टर का दिया हुआ काम पूरा करना चाहिए। बदला लेने की अभी इतनी जल्दी नहीं है। फिर होंग ग्रुप का परिचय होता है। ये सीएच की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज होकर सोचता है, क्या यही जगह है जहां एक्साई रुओक्शु रहती है? लड़का बताता है कि 3 दिन पहले उसके एल्डर ने तियांकी का इस्तेमाल करके देखा था कि लड़की 100 दिनों के अंदर मर सकती है। अब उसे उस भविष्य को बदलना है। चेन बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। वो समझाता है कि उसे एक्साई रुओक्शु से मिलना बेहद जरूरी है। गार्ड पूछते हैं कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है। जब चेन कहता है कि नहीं, तो वे उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। चेन पूछता है कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। वो कहता है कि वो सोफे पर बैठकर इंतजार कर लेगा, लेकिन गार्ड उसे फिर भी भगा देते हैं। गुस्से में चेन पूछता है, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अचानक उसकी शक्ति फूट पड़ती है और दोनों गार्ड घुटनों पर गिर जाते हैं। वे डरकर कहते हैं कि एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे मरने वाले हैं। चेन उन्हें चेतावनी देता है, अपनी जुबान संभालो, हर किसी को घटिया समझना बंद करो। फिर वो कुर्सी पर बैठ जाता है, अपनी केप उतारता है और मैनेजर को बुलाने को कहता है। उसके शरीर से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकलने लगती है। आसपास के लोग डर और हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी आर्म्ड पुलिस वहां पहुंचती है। सिक्योरिटी हेड आगे बढ़कर पूछता है कि क्या चेन को पता है उसने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। चेन फिर समझाता है कि वो सिर्फ मिस एक्साई से मिलना चाहता है। सिक्योरिटी हेड डर जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि ये लड़का अकेले उन सबको मार सकता है। मामला शांत करने के लिए वो कहता है कि लड़की अभी बिल्डिंग में नहीं है और चेन अपना कांटेक्ट छोड़ दे। चेन समझ जाता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो वही बैठकर इंतजार करने का फैसला करता है। लेकिन सिक्योरिटी हेड सोचता है कि इतना खतरनाक आदमी वहां नहीं रह सकता। वो पुलिस को आगे बढ़ने का आदेश देता है। तभी एक महिला की आवाज गूंजती है, रुको। बैंगनी बालों वाली एक बेहद दबदबे वाली महिला वहां एंट्री करती है। वो कहती है कि इस मामले को वो खुद संभालेगी। लोग हैरान होकर पूछते हैं कि ये कौन है।
तब पता चलता है कि वो कंपनी की डायरेक्टर सन है। कहा जाता है कि खूबसूरती में सिर्फ मिस एक्साये रुओक शो ही उसे टक्कर दे सकती है। सिक्योरिटी हेड उसे चेतावनी देता है कि लड़का खतरनाक है, लेकिन सन कहती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। चेन उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि पिछले 5 सालों में अगर किसी को वो कभी नहीं भूला तो वो सन थी। दोनों हाई स्कूल में सीट में थे और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर ये फैमिली की त्रासदी हुई और सबने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ तक कि उसके पिता की बनाई कंपनी भी दूसरों ने हथिया ली। लेकिन सन ने बाकी लोगों की तरह उनका साथ नहीं छोड़ा। वो अकेले मर गई, उसके माता पिता की बॉडी क्लेम की और पूरे ये परिवार के लिए कब्र बनवाई। चेन अभी भी इस मुलाकात से शॉक था। सन उसे टोकते हुए कहती है, तुम थोड़ा ज्यादा करीब आ रहे हो। चेन तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे अपनी एक पुरानी दोस्त की याद दिलाती है। सन हंसकर कहती है कि उसकी बातें काफी ओल्ड स्कूल लगती है। फिर वो उसे वहीं रुकने और कोई हंगामा न करने को कहकर चली जाती है। चेन फिर सोच में डूब जाता है। वो महसूस करता है कि सन पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और पावरफुल हो गई है। वो फिलहाल बदले की बात साइड में रखने का फैसला करता है। कुछ देर बाद सन अपनी कार की तरफ जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसे पीछे कुछ अजीब महसूस होता है। वो रियर मिरर में देखती है और चीख पड़ती है क्योंकि पीछे चेन बैठा हुआ था। चेन मुस्कुराकर कहता है, हेलो ब्यूटीफुल। घबराई हुई सन पूछती है, तुम कार में कब घुसे? चेन उससे सिर्फ एक राइड मांगता है। हालांकि लड़की कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे तो किसी का इंतजार करना था, लेकिन फिर भी वो मदद करने का फैसला करती है। वो लड़के का नाम पूछती है। चेन जवाब देता है, मेरा नाम ये चेन है, लेकिन तुम मुझे चेन बुला सकती हो। कार में बैठते हुए चेन नोटिस करता है कि लड़की का यिंतंग काला पड़ चुका है, जो बहुत बुरा संकेत है। बाद में दोनों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। जैसे ही सन अंदर एंट्री करती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार उन्होंने उसे किसी आदमी के साथ देखा था। दोनों एक टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तभी याशिन ग्रुप का फाउंडर और कई बिजनेसमैन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वे भी उसी टेबल पर बैठेंगे। सन चारों तरफ लोगों से घिर जाती है। सब उसे ड्रिंक ऑफर करने लगते हैं, जिससे वो असहज महसूस करती है। जैसे ही कोई उसे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता है, शेन तुरंत बीच में आ जाता है और ग्लास पकड़ लेता है। चेन आगे बढ़कर कहता है कि वो सन की जगह खुद ड्रिंक करेगा। ये सुनते ही बिजनेसमैन चिढ़ जाते हैं और पूछते हैं, ये लड़का है कौन और यहाँ कर क्या रहा है? चेन अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि तभी सन बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है, ड्रिंक मना करने का ये सही तरीका नहीं है। अब मैं खुद इस सिचुएशन को हैंडल करूंगी। फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि उसे शराब की आदत नहीं है और वो सिर्फ एक ग्लास ही पी सकती है। वो उनसे समझने की रिक्वेस्ट करती है। तीनों बिजनेसमैन उसकी खूबसूरती देखकर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं और मान जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में बोलता है, सिर्फ एक ग्लास? क्या ये मजाक है? उसी वक्त वहाँ चेन फेंग आता है। पूरा हॉल फुसफुसाने लगता है। सब कहते हैं कि वो चेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और सन पहले भी उससे परेशानी झेल चुकी है। चेन फेंग डराने वाले अंदाज में सन के पास आता है और कहता है, पिछली बार तुम बिना गुड बाय बोले चली गई थी, इस बार तुम्हें पूरी बोतल खत्म करनी पड़ेगी। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। सन उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ज्यादा शराब पीने से दिक्कत हो सकती है और पूछती है कि क्या सिर्फ एक ग्लास काफी नहीं होगा। लेकिन चेन फेंग लगातार दबाव बनाता रहता है। वो हंसते हुए कहता है, मेरे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट है, अगर ज्यादा पीकर नशे में गिर गई तो वही आराम कर लेना। ये सुनकर सन अंदर ही अंदर डर जाती है। वो जानती थी कि ये आदमी औरतों के साथ क्या करता है। उसे किसी की इज्जत या जिंदगी की परवाह नहीं थी। जब सन फिर शराब पीने से मना करती है तो चेन फेंग गुस्से में उसे नाटक करने वाली लड़की कहता है। वो चिल्लाकर बोलता है, इतनी शरीफ बनने का ड्रामा मत करो। सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि वो एक साधारण परिवार से आई थी और डायरेक्टर बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की, लेकिन एक अमीर खानदान के बेटे के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। तभी ये चेन आगे आता है। वो बिजनेसमैन के हाथ से वाइन की बोतल छीन लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। चेन फेंग चिढ़कर पूछता है, अबे तू है कौन? बिना एक सेकंड गवाए धड़ाम ये चेन सीधे उसके सिर पर वाइन की बोतल दे मारता है। घायल होकर चेन फेंग जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
मेरे बाप ने तक मुझे हाथ नहीं लगाया। ये चेन ठंडे चेहरे से जवाब देता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे जबरदस्ती शराब पिलाने की। पूरा हॉल शॉक में चला जाता है। सबको डर लगने लगता है क्योंकि मामला चेन फैमिली के यंग मास्टर से जुड़ चुका था। ऊपर से कहा जाता था कि चेन फैमिली के पास एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट भी है। सन परेशान होकर सोचती है कि उसकी वजह से ये चेन इस मुसीबत में फंस गया। वो जल्दी से माफी मांगती है और कहती है कि आज रात वो सारी शराब पी लेगी। वो कहती है कि ये चेन उसका दोस्त है और उनसे उसे छोड़ देने की विनती करती है। लेकिन चेन फेंग गुस्से से उठ खड़ा होता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हें कंडीशंस रखने का कोई हक नहीं है। अब ये लड़का भी मरेगा। अचानक कुछ होता है। चेन फेंग की आंखें बाहर निकलने लगती है और वो जोर से चीख पड़ता है, मेरे टेस्टिकल्स। वो दोनों हाथ पैरों के बीच दबाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन फिर भी चिल्लाता रहता है कि वो ये चेन को मार डालेगा। ये चेन उसके पास जाकर उसके माथे को छूता है और पूछता है, आज मरने वाला कौन है? फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है, चल बता, पहले तू मरेगा या मैं? इतना कहकर वो उसके सिर को जमीन की तरफ दबा देता है। तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजती है, बस करो। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है कि दूसरे आदमी को छोड़ दो। उसके साथ कई सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। भीड़ तुरंत पहचान जाती है कि वो चेन फैमिली का मुखिया चेन झेनुओ है और उसके बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी एक लेजेंडरी एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट था। उसके शरीर से बेहद खतरनाक ऑरा निकल रही थी। सन अब और ज्यादा डर जाती है। वही चेन फेंग अपने पिता के पास भागकर रोने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, डैड, इसने मुझे लात मारी, बदला लीजिए। लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्से में अपने बेटे को चुप रहने का आदेश देता है। फिर वह ये चेन की तरफ देखकर पूछता है, तू है कौन? एक और आदमी बीच में बोलता है कि लड़का भी मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसकी उम्र देखकर लगता है कि वो अभी मॉर्टल वॉरियर रियल में नया पहुंचा है। ये चेन आराम से आगे बढ़ता है और पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? चेन झेनुओ ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? फिर वो कहता है, लेकिन मैं दयालु इंसान हूँ, अगर अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो तो तुम्हारी लाश सलामत छोड़ दूंगा। तभी वो एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट आगे आता है। वो मानता है कि इतनी कम उम्र में ये चेन की ताकत इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी कहता है कि अब वो खुद इस मामले को संभालेगा। वह ये चेन को धमकाते हुए बोलता है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। लेकिन ये चेन बिल्कुल भी नहीं डरता। एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर अभी भी माफी मांग लो तो शायद जिंदा बच जाओ। ये चेन शांत आवाज में जवाब देता है, मैं कभी भीख नहीं मांगता। सन अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक ये चेन उस बूढ़े का सिर पकड़ लेता है और कहता है, अपने ताबूत का इंतजाम कर लिया? ये सुनते ही बूढ़ा गुस्से से आगब बुला हो जाता है। वो चिल्लाता है, मर जा, और हमला कर देता है। लेकिन ये चेन आराम से उसका वार रोक लेता है और अगले ही पल उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है। धड़ाम! इतनी ताकत से बूढ़ा जमीन पर गिरता है कि फर्श तक टूट जाता है। ये चेन ठंडी आवाज में कहता है, सच में काफी इविल इंसान हो तुम। पूरा हॉल दहशत में जम जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये चेन चारों तरफ देखकर पूछता है, अब अगला कौन है? चेन झेनुओ शौक में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ओल्ड मिंग जैसे मार्शल आर्टिस्ट को एक जवान लड़के ने हरा दिया। उधर जमीन से उठते हुए मार्शल आर्टिस्ट कांपती आवाज में लड़के की कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। ये चेन कुछ पल सोचता है कि क्या उसे अपनी पहचान बतानी चाहिए, लेकिन फिर ठंडी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में जानने के लायक भी हो? अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार चीख गूंज उठती है। लोग अपने कान पकड़ लेते हैं और घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। सब सोचते हैं कि आखिर ये आवाज आई कहां से। ये चेन धीरे धीरे चेन फैमिली के लीडर जेनो की तरफ बढ़ता है। वो पूछता है, तुम ही हो चेन झेनुओ? डर के मारे जेनो की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकलते। ये चेन उसे घूरते हुए सोचने लगता है कि चेन फैमिली भी उसके परिवार की बर्बादी में शामिल थी। तभी धाय! एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। गार्ड्स चिल्लाते हैं, रुको। कई मैन इन ब्लैक तेजी से ये चेन की तरफ बढ़ते हैं। ओल्ड एल्डर भी चेतावनी देता है कि लड़का ये सब करके बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन अगले ही पल धड़ाम! ये चेन सिर्फ एक पंच मारता है और सारे आदमी हवा में उड़ जाते हैं। वो आत्मविश्वास से कहता है, साधारण इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अब जेनो पूरी तरह डर जाता है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि अपने बेटे को सही शिक्षा न देने की गलती उसकी थी। लेकिन ये चेन ठंडी आवाज में जवाब देता है, सॉरी, लेकिन अब कर्ज वसूलने का समय आ चुका है। तभी एक और आवाज आती है, बस पीछे हटो। एक आदमी वहां आता है और दोनों को रुकने का आदेश देता है। वो ध्यान से सीन देखता है और हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जेनो जैसा आदमी घुटनों पर क्यों बैठा है। उधर ओल्ड चेन खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन ये चेन शांत खड़ा कहता है, मार्शल आर्टिस्ट होने से कुछ नहीं होता। अथॉरिटीज के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं। वो आदमी जब आसपास ध्यान से देखता है तो पाता है कि ओल्ड मिंग भी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब एक लड़के ने किया है। ये चेन आगे बढ़ता है, जेनो के बाल पकड़ लेता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है, इस आदमी ने एक लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ उसे रोका है। लेकिन ऑफिसर उसे तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। वो चेतावनी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो गोली चला दी जाएगी। तभी पता चलता है कि वो ऑफिसर असल में एक महिला है। ये चेन उसे देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है। फिर भी वो कहता है, ये पर्सनल मैटर है, आप इसमें मत पड़िए। लेकिन पुलिस वुमन लगातार सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो बंदूक तानकर कहती है, हाथ ऊपर करो, ये आखिरी वार्निंग है। ये चेन इरिटेटेड होकर पूछता है, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? तभी सन जल्दी से आगे बढ़ती है और ये चेन का हाथ पकड़ लेती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि उसका दोस्त अब रुक जाएगा। फिर वो धीरे से ये चेन से कहती है, प्लीज अब बस करो। सन पुलिस से भी रिक्वेस्ट करती है कि गोली ना चलाए क्योंकि उसका दोस्त सरेंडर कर चुका है। जब हैंडकफ की बात होती है तो सन ये चेन को समझाती है कि चिंता मत करो। वो कहती है, हम सिर्फ स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर कहानी सिक्योरिटी रूम में शिफ्ट होती है। एक ऑफिसर कैप्टन से कहता है कि उसने होटल की सीसीटीवी फुटेज कम से कम 10 बार देखी है, लेकिन फुटेज का कुछ हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। जो वीडियो बचा है उसमें साफ दिखता है कि ये चेन ने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई की थी। ये सुनकर पुलिस वुमन चौंक जाती है। वो पूछती है, आखिर डिलीट क्या हुआ है? उसे वीडियो दिखाया जाता है। एक फ्रेम में जेनो और उसके साथ एल्डर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अगले फ्रेम में मार्शल आर्टिस्ट जमीन पर पड़ा हुआ है। बीच का पूरा हिस्सा गायब था। पुलिस वुमन कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी फुटेज कौन डिलीट कर सकता है। वो सोचती है कि लड़के के पीछे जरूर कोई बहुत पावरफुल इंसान है। क्योंकि सबूत पूरे नहीं थे, इसलिए वो केस को सेल्फ डिफेंस मानकर ये चेन को छोड़ने का आदेश दे देती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही सन खुश होकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो हंसते हुए कहती है, घर पहुंचते ही मैं शावर लेने वाली हूँ, आज की बैड लक धोनी पड़ेगी। उधर ये चेन सोच में डूब जाता है। उसे महसूस होता है कि जेनो और उसका बेटा सन के लिए फ्यूचर में बड़ा खतरा बन सकते हैं। वो तय करता है कि सही समय आने पर दोनों का हिसाब करेगा। इसी बीच सन लगातार उसे देखती रहती है। वो महसूस करती है कि ये चेन के अंदर कोई बेहद डेंजरस और अजीब ऑरा है। ये चेन उसकी नजरें नोटिस करके पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो? सन तुरंत बात बदल देती है और पूछती है, वैसे तुम रहते कहाँ हो? ये चेन कैजुअली जवाब देता है, अभी अभी शहर आया हूँ, रहने की जगह नहीं मिली, शायद आज पार्क में सोना पड़ेगा। ये सुनकर सन को उस पर तरस आ जाता है। वो तुरंत कहती है, तुम मेरे घर चल सकते हो, एक एक्स्ट्रा रूम है। ये चेन के दिमाग में तुरंत हजारों ख्याल आने लगते हैं। वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन सन इम्पेशेंट होकर फिर पूछती है, तो आ रहे हो या नहीं? आखिरकार ये चेन मान जाता है। हालांकि पुलिस वुमन उन्हें जाने देती है, लेकिन वो अभी भी गहरी सोच में डूबी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि चेन फैमिली के स्पेशली ट्रेन बॉडीगार्ड्स भी उस लड़के को क्यों नहीं रोक पाए। वो समझ जाती है कि ये मामला अकेले उसके बस का नहीं है, इसलिए वो अपने बड़े भाई को कॉल करने का फैसला करती है। वो कहती है कि उसे एक वीडियो भेज रही है और उसे उस लड़के की पहचान जाननी है। सीन अब साइबेरिया के पहाड़ों में शिफ्ट होता है। पुलिस वुमन का भाई वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। वो सोचता है कि उसकी बहन हमेशा फैमिली बिजनेस को लेकर परेशान रहती है और हर बार उसी से मदद मांगती है, लेकिन आखिर वो ड्रैगन स्पिरिट कमांड यूनिट का कैप्टन है, कोई मामूली पुलिस वाला नहीं। वो टैबलेट उठाकर वीडियो देखने लगता है। सिक्योरिटी फुटेज देखकर वो कहता है, स्पेशल फोर्सेस के वेटरन्स मिलकर एक लड़के को डराने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मनाक। फिर वो ध्यान से वीडियो देखता है और महसूस करता है
कि वहाँ एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद था। जब वो ये चेन को करीब से देखता है, उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। वो फौरन अपनी बहन को कॉल करके कहता है, मुझे इस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए, अभी। इसके बाद सीन एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। नहाते समय ये चेन अपने पिछले 5 सालों के बारे में सोचने लगता है। वो याद करता है कि 5 साल पहले उसके मास्टर ने उसकी जान बचाई थी। उसे लगा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन असल में वही उसकी सबसे भयानक नाइटमेयर की शुरुआत थी। पहले ही दिन बूढ़े मास्टर ने बिना कुछ समझाए उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था, जहां उसके सामने एक भूखा बाघ छोड़ दिया गया। जिंदा बचने के बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत मिली। फिर उसके मास्टर ने उसे कल्टीवेशन सिखाना शुरू किया। उसके बाद उसे लगातार खतरनाक जगहों पर भेजा गया, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार करती थी। कई बार ये चेन मौत के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन उसके अंदर जल रही नफरत और बदले की आग ने उसे हर बार जिंदा रखा। अब तक आते आते उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा था। वो उन सभी लोगों को ढूंढेगा जो 5 साल पहले यूनहू विला की उस मीटिंग में शामिल थे, और फिर हर किसी से खून का हिसाब लिया जाएगा। उधर किचन में सन सोच रही थी कि उसके पास ये चेन के बदलने के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ओ नो! उसे याद आता है कि उसने अपने बदले हुए अंडरवियर छुपाए ही नहीं थे। घबराकर वो बोल पड़ती है, उसे वो नहीं देखने चाहिए। वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलती है और ये चेन से बाहर आने को कहती है, क्योंकि उसे कुछ लेना है। लेकिन अगले ही पल वो जम जाती है, क्योंकि सामने बिना कपड़ों के ये चेन खड़ा था। ये चेन कैजुअली पूछता है, क्या चाहिए? सन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर ये चेन भी ऑकवर्ड होकर पूछता है, तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी? शर्म से लाल हुई सन तुरंत पीछे हट जाती है और जल्दी जल्दी माफी मांगने लगती है। वो कहती है, मैं फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर भागकर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर गिर पड़ती है। वो खुद से बार बार कहती रहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरी तरफ ये चेन समझने की कोशिश करता है कि अभी हुआ क्या था। वो सोचता है कि लड़की शायद अब कुछ समय तक कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसके पास और भी जरूरी काम थे। बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। सीन अब चेन फैमिली विला में शिफ्ट होता है। जेनो टेबल पर बैठा बेहद इरिटेटेड दिख रहा था। उसका बेटा फैंग उससे कहता है कि कांपना बंद करे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। ये सुनते ही जेनो गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है। वो चिल्लाता है, अगर तेरी वजह न होती तो ओल्ड मिंग इतनी बुरी तरह घायल नहीं होता। फैंग खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके परिवार में अभी भी दादा मौजूद है, लेकिन जेनो कहता है कि जब तक ये चेन जिंदा है उसे चैन नहीं मिलेगा। फिर वो फैसला करता है कि अगले दिन वे माउंट WI जाएंगे और बूढ़े एल्डर से मदद मांगेंगे। फैंग खुशी से कहता है, जब वो लड़का हार जाएगा तब मैं सन को अपने पास रखूंगा। उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। वो कहता है, मैं उसके सामने ही उस लड़की को टॉर्चर करूंगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, तुमने अभी सन का नाम लिया? फैंग डर कर पीछे मुड़ता है। दरवाजे पर ये चेन खड़ा था। वो ठंडी आवाज में कहता है, लगता है हमें पिछली बात थोड़ी और आगे बढ़ानी चाहिए। फैंग कांपते हुए पूछता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? ये चेन के शरीर से बैंगनी ऊर्जा निकलने लगती है। वो पूछता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? पर्पल लाइट सीधे फैंग की गर्दन को छूती है। ये चेन दोबारा पूछता है, अब भी लगता है मैं किसी को मारने की हिम्मत नहीं रखता? अपने घायल बेटे को देखकर जेनो पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से कहता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये चेन हंस पड़ता है, फनी, तुम्हें लगता है हमारे बीच कोई ग्रज नहीं? फिर वो अतीत की बात छेड़ता है। वो पूछता है, 5 साल पहले यूनहू विला का बैंक्वेट याद है? वो पति पत्नी याद है जिन्हें मार दिया गया था? इतना सुनते ही जेनो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा लड़का कौन है। तभी जेनो चीखते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तू तो मर चुका था। तब ये चेन पहली बार अपना सच बताता है। वो कहता है, मैं कोई एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक कल्टिवेटर हूँ। फिर वो समझाता है कि उसके जैसे कल्टिवेटर्स के सामने मार्शल आर्टिस्ट्स की पूरी क्लैन भी कुछ नहीं। एक हाथ घुमाते ही वो भयानक शक्ति छोड़ता है और जेनो जमीन पर जा गिरता है। सीन अब माउंट WI पर शिफ्ट होता है। एक बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था। वो था चेन तियांगली।
अचानक उसे अपने परिवार से जुड़ी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा और पोता मारे जा चुके हैं। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो आसमान की तरफ देखकर कसम खाता है, जिसने भी चेन फैमिली को खत्म किया है, मैं उसे ढूंढकर टुकड़ों में काट दूंगा। दूर कहीं ये चेन भी हवा में तैरते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। उसके चारों तरफ आग जैसी ऊर्जा घूम रही थी। वो सोचता है कि चाइना की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है और उसकी कल्टीवेशन के लिए काफी नहीं। उसे पिल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो टियानडांग माउंटेन जाकर अपने माता पिता की कब्र पर जाना चाहता है, क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी एक हफ्ते बाद थी। ये चेन अपने हाथ में पकड़े पत्थर को देखता है। वो कहता है कि ये उसके पिता ने उसे 11वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ऊपर से देखने पर वो एक साधारण पत्थर लगता था, लेकिन गौर से देखने पर उस पर कुछ शब्द लिखे दिखाई देते हैं। ये चेन समझ जाता है कि ये स्टोन अपने मालिक को पहचानने के लिए खून मांगता है। वो उस पर खून की एक बूंद डाल देता है और तभी कुछ अजीब होने लगता है। ये चेन घबराकर कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। अब सीन बदलता है। कई कब्रों वाला एक रहस्यमयी ग्रेवयार्ड दिखाई देता है। ये चेन जमीन पर पड़ा था, बिना शर्ट और धूल मिट्टी से भरा हुआ। वो सिर पकड़कर उठता है और कहता है कि उसका सिर फटा जा रहा है। चारों तरफ देखने पर उसे काला धुंध दिखाई देता है। अचानक उसे एक बेहद डरावनी प्रेजेंस महसूस होती है। घबराकर वो सोचता है, ये जगह आखिर है क्या? उसी समय एक अजीब क्रीचर उसके सामने प्रकट होता है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आता, रूजी रियल्म के अंतिम चरण का एक मामूली इंसान रीइंकार्नेशन सेमेट्री में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो क्रीचर आगे कहता है कि ये चेन तो सबसे कमजोर ग्रेवस्टोन को भी अवेकन करने लायक नहीं है। फिर वो धमकी देता है, अगर मरना नहीं चाहता तो तुरंत यहाँ से निकल जा। अचानक ये चेन की आंख खुल जाती है। वो अपने बिस्तर पर था। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर वो उठ बैठता है। उसका पहला ख्याल उसी मिस्टेरियस स्टोन की तरफ जाता है। उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि वो एक एंशिएंट ट्रेजर है। ये चेन गहरी सोच में डूब जाता है। उसे उस क्रीचर की बात याद आती है कि वो तभी उन ग्रेवस्टोन्स की महान शक्तियों को समन कर पाएगा जब उसकी ताकत एक खास स्तर तक पहुंच जाएगी। वो सोचता है, अगर रीइंकार्नेशन सेमेट्री में 100 ग्रेवस्टोन्स है तो इसका मतलब वहाँ 100 महान पावर्स छुपी हुई है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर से संग की आवाज आती है, चंग जाग गए क्या? लंच रेडी है, ठंडा होने से पहले आ जाओ। ये चेन जल्दी से जवाब देता है, हाँ अभी आया। लेकिन रीइंकार्नेशन सेमेट्री का ख्याल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ देर बाद वो खाने की टेबल पर बैठा था। मजाकिया अंदाज में ये चेन कहता है, तुम मेरा इतना अच्छा ख्याल रख रही हो, इसके बदले मुझे सर्दियों में तुम्हारा बेड वार्मर बन जाना चाहिए। सन हंस पड़ती है और कहती है, जरूरत नहीं है, घर में पहले से अंडरफ्लोर हीटिंग है। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोलती है, लेकिन अगर सच में रहना है तो रेंट देना पड़ेगा और अपने काम खुद करने होंगे। ये चेन बेबस होकर कहता है, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सुनकर सन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी अचानक ये चेन एक कागज उठाता है और कुछ लिखने लगता है। वो पेपर सन को थमा देता है। सन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, ये क्या है? ये चेन आराम से जवाब देता है, स्किन केयर प्रोडक्ट की रेसिपी। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है, अगर तुम्हारी कंपनी को ये फॉर्मूला मिल गया तो इसकी कीमत 10 मिलियन युएन से भी ज्यादा हो सकती है। सन पूरी तरह पजल्ड हो जाती है। उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है। वो देखती है कि कॉल मिस XIA की है। ये नाम सुनते ही ये चेन थोड़ा सीरियस हो जाता है। सन बताती है कि उसे मीटिंग के लिए जाना होगा। जल्दी में निकलते हुए वो ये चेन से कहती है, तुम भी कोई जॉब ढूंढ लो। उसके जाने के बाद ये चेन खुद से बुदबुदाता है, सुना था चाइनीज मेडिसिन खत्म हो रही है, लेकिन हालत इतनी खराब होगी ये नहीं सोचा था। सीन बाद में सिटी सेंटर में शिफ्ट होता है। ये चेन हाथ में मेगाफोन लेकर चिल्ला रहा था, मार्वलस बोन रीजुवेनेटर, पहले बायर्स को 20% डिस्काउंट, सिर्फ 1 लाख युएन में हर बीमारी का इलाज। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पागल समझने लगते हैं। कोई कहता है, इतनी महंगी दवा, ये फ्रॉड है। दूसरा बोलता है, पुलिस बुलाओ। सिचुएशन बिगड़ती देख ये चेन सोचता है कि कहीं और बिजनेस करना बेहतर रहेगा। तभी एक लड़की अचानक उसके सामने आकर कहती है, मेरे साथ चलो। सीन एक बड़े घर में शिफ्ट होता है। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, ये मेरा घर है। ये चेन चारों तरफ देखकर कहता है, काफी बड़ा है। फिर कॉन्फिडेंस से बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर को जल्दी ठीक कर दूंगा।
लेकिन लड़की सिर हिलाकर कहती है, मैं तुम्हें किसी का इलाज करवाने नहीं लाई। वह ये चेन को घूरते हुए कहती है, मैं तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे लायर और स्कैमर हो। ये चेन तुरंत प्रोटेस्ट करता है। वो कहता है, मैं ना लायर हूँ और ना फ्रॉड। फिर इरिटेटेड होकर कहता है, मेरे पास गेम्स खेलने का समय नहीं है, किसी और को ढूंढ लो। तभी लड़की उसे एक कार्ड थमा देती है। उसमें 1 लाख युआन थे। पैसे देखते ही ये चेन का एटीट्यूड बदल जाता है। वो तुरंत बोलता है, बताइए यंग लेडी, क्या काम है। लड़की समझाती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उनके पास शायद कुछ ही दिन बचे हैं। उसे डर था कि अगर उसके पिता की मौत हो गई तो उसकी माँ कुछ गलत कदम उठा सकती है। इसलिए वो चाहती थी कि ये चैन उसके पिता को बाहर डॉक्टर के पास ले जाने का नाटक करे ताकि उसकी माँ इमोशनली टूट ना जाए। ये चेन सोचता है कि उसका इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है, लेकिन अब जब वो यहाँ तक आ चुका था तो मामला अलग था। वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं काम पूरा कर दूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है, अगर तुम मानते नहीं तो मैं सच में पुलिस बुला देती। तभी घर का दरवाजा खुलता है। एक महिला पूछती है, मिस वापस आ गई। वो सस्पिशियस होकर पूछती है कि क्या लड़की किसी अजनबी को घर ले आई है, लेकिन लड़की कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं। दोनों उसके पिता के कमरे की तरफ जाते हैं। लड़की खुद को जिया बताती है और कहती है कि वो अभी लौटी है। ये चेन मरीज की हालत देखते ही समझ जाता है कि कोई भी साधारण दवा उसे नहीं बचा सकती। उसके सीने में मौत की ऊर्जा पूरी तरह भर चुकी थी और अगर वो एनर्जी उसके सिर तक पहुंच गई तो कोई इमॉर्टल भी उसे नहीं बचा पाएगा। जिया रोते हुए बताती है कि उसके पिता को एडवांस्ड लंग कैंसर है। डॉक्टर क्यू ने कह दिया था कि उनके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। वह ये चेन के हाथ पकड़कर मदद की भीख मांगती है। वो कहती है कि अगर उसने उसके पिता को बचा लिया तो वो उसे जितने पैसे चाहिए उतने देगी। तभी एक आदमी कमरे में आता है। वो था जिया का भाई शंग लॉन्ग। उसी समय उनकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। माँ घबराकर पूछती है, क्या ये सच है? तुम्हारे पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा? जिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसने डॉक्टर से वादा किया था कि वो माँ को सच्चाई नहीं बताएगी। लेकिन शंग लॉन्ग ठंडे चेहरे से कहता है, माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो कैजुअली बताता है कि उसने पिता के फ्यूनरल की सारी तैयारी भी कर ली है। वो कहता है, कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से होगा। ये सुनते ही जिया भड़क उठती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। लेकिन शंग लॉन्ग ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं बस पिता को और सफरिंग में नहीं देख सकता। फिर चालाकी से कहता है कि जब वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेगा तो अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। माँ जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि पति के बिना वो जी नहीं पाएंगी और उनके साथ ही मर जाएंगी। तभी ये चेन अचानक सब समझ जाता है। अगर पिता मरते हैं तो इनहेरिटेंस बंटेगा और शंग लॉन्ग अपनी ही माँ को भी खत्म करना चाहता है। जिया गुस्से में अपने भाई पर चिल्लाती है, क्या तुम माँ को भी मारना चाहते हो? वो आरोप लगाती है कि उसे अपने बीमार पिता की बिल्कुल परवाह नहीं है। दोनों भाई बहन के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि शंग लॉन्ग गुस्से में अपनी बहन को धमकी देता है, अगर चुप नहीं हुई तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। ये सुनते ही ये चेन आगे बढ़ता है। धड़ाम, वो सीधे शंग लॉन्ग के मुंह पर घूंसा मार देता है। शंग लॉन्ग जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा कमरा शॉक में चला जाता है, यहाँ तक कि उनकी माँ भी डर जाती है। तभी बटलर बीच में आता है और गुस्से से पूछता है, तुम जानते भी हो किसे मारा है? कुछ ही दिनों में यही शेन फैमिली का नया हेड बनने वाला है। लेकिन ये चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो 2 उंगलियां उठाकर कहता है, मैं इस आदमी को बचा सकता हूँ, लेकिन फीस लगेगी 100 मिलियन युआन। ये सुनकर सब लोग स्टन रह जाते हैं। परिवार पहले से ही पेट्रियार्क की हालत को लेकर टूटा हुआ था। हताश होकर माँ पूछती है, क्या ये लड़का सच में तुम्हारे पिता को बचा सकता है? जिया तुरंत अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि वह ये चेन को लंबे समय से जानती है। लेकिन शंग लॉन्ग भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, ये सब झूठ है। तुमने इनहेरिटेंस बांटने के लिए किसी फ्रॉड को घर में बुलाया है। फिर वो धमकी देता है, अगर पिताजी को कुछ हुआ तो मैं इसे सीधे जेल भेज दूंगा। ये चेन बिना ध्यान दिए बिस्तर पर पड़े बूढ़े आदमी को देखता रहता है। उसके शरीर में मौत की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वो लिटरली मौत के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन ये चेन धीरे से मुस्कुराता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे मिले। वो बताता है कि उसके मास्टर ने उसे एक ऐसी टेक्निक सिखाई थी जो मौत के किनारे खड़े इंसान को भी वापस ला सकती है। अचानक ये चेन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देता है।
कमरे में बैंगनी रंग की एनर्जी फैलने लगती है। वो मंत्र बोलते हुए आसमान और धरती की स्पिरिट्स को पुकारता है। पूरा कमरा रहस्यमयी ऑरा से भर जाता है। धीरे धीरे बूढ़े आदमी की आंखों, नाक और मुंह से अजीब एनर्जी निकलने लगती है। ये चेन तुरंत समझ जाता है कि डेथ एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आखिरी वेन बाकी थी। अगर वो भी बंद हो गई तो बूढ़े आदमी की जान बच सकती थी। पर्पल एनर्जी लगातार एल्डर के शरीर के चारों तरफ घूमती रहती है। ये चेन अपने मंत्र जारी रखता है। फिर अचानक सारी डेथ एनर्जी बूढ़े आदमी के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये चेन हाथ आगे बढ़ाकर चिल्लाता है, शैटर, धम। एक और विशाल एनर्जी बर्स्ट पूरे कमरे में फैल जाता है। हवा तक कांपने लगती है। बूढ़ा आदमी अपने मुंह, नाक और आंखों से काली एनर्जी बाहर निकालता है और फिर थककर वापस बिस्तर पर गिर जाता है। ये चेन गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी। उसे एहसास होता है कि उसे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो कमरे से बाहर निकलता है और परिवार से कहता है, घबराइए मत, एल्डर जल्द ही जाग जाएंगे। सब लोग पूरी तरह शॉक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये चेन ने सच में पेट्रियार्क को बचा लिया। ये चेन कैजुअली कहता है, खुद जाकर देख लो। फिर हाथ आगे बढ़ाकर पेमेंट मांगता है। फैमिली मैट्रियार्क तुरंत उसे कार्ड दे देती है, लेकिन शंग लोंग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो अपनी माँ से कहता है, ये इम्पॉसिबल है, उन्हें टर्मिनल कैंसर था। ये चेन ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैंने उसे बचा लिया है और ये 100 मिलियन मेरी फीस है। लेकिन शंग लोंग कहता है कि पहले रिजल्ट देखे जाएंगे। तभी ये चेन उसे रोक देता है। वो सख्त आवाज में कहता है, अंदर कोई नहीं जाएगा। एल्डर 3 दिन में पूरी तरह जागेंगे। शंग लोंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, ये चेन उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर कार्ड उठाकर कहता है, पैसे मैं ले जा रहा हूँ और 3 दिन बाद मुझे कॉल करना। उन्हें मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। शंग लोंग पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, इस बास्टर्ड ने मुझे मारा भी और मेरे पैसे भी ले गया। मैं पुलिस बुलाऊंगा। तभी जिया अचानक कमरे की तरफ देखती है और उसकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि उनके पिता खुद चलकर कमरे से बाहर आ रहे थे। पूरा परिवार शॉक में जम जाता है। शंग लोंग चीख पड़ता है, ये कैसे पॉसिबल है? बूढ़ा आदमी बाहर आते ही पूछता है, मुझे बचाने वाला डॉक्टर कहाँ है? फिर वो अपनी पत्नी और बेटी को देखकर कहता है, तुम दोनों ने मिरेकल कर दिया। मैं खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर बाद एल्डर अपने बेटे शंग लोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने परिवार की सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे सब पता है। फिर उनकी आवाज ठंडी हो जाती है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर वो डॉक्टर नहीं आता तो तुम मुझे मरने देते। सीन अब होंग ग्रुप बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। कंपनी की मीटिंग चल रही थी और हर कोई टेंशन में था, क्योंकि कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे थे। सबको डर था कि अगर जल्दी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। सन मीटिंग रूम के बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। बाकी लोग डिस्कशन में लगे थे, लेकिन सन गहरी सोच में डूबी थी। अचानक उसे अपने ब्रा के अंदर कुछ महसूस होता है। तभी उसे ये चेन का दिया हुआ पेपर याद आता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो नोट वहाँ पहुँचा कैसे। पेपर खोलकर पढ़ने पर उसे ब्यूटी पिल की रेसिपी दिखाई देती है। पहले तो वो इसे मजाक समझती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर फॉर्मूला सच हुआ तो इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन हो सकती है। तभी अचानक पीछे से कोई नोट छीन लेता है। वो थी सुना, लाल ड्रेस पहने हुई। वो हंसते हुए पूछती है, ओहो, ब्रा में क्या छुपा रही थी? फिर नोट पढ़ते हुए मजाक उड़ाती है। ब्यूटी पिल, सीरियसली? वो सन को चिढ़ाते हुए कहती है, किसी फ्रॉड ने दिया होगा और तुम इसे ट्रेजर की तरह संभाल रही हो। फिर जहरीली मुस्कान के साथ पूछती है, या फिर किसी के साथ सोकर लिया है? ये सुनते ही सन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो पलटकर कहती है, बॉडी बेचने का काम तुम करती हो, मैं नहीं। फिर वो सुना को आदेश देती है, वो पेपर वापस दो, लेकिन सुना मना कर देती है। वो कहती है कि वो इस नोट को फाड़कर फेंक देगी। कुछ पल के लिए सन पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है, लेकिन फिर अचानक वो जोर से चिल्लाती है। सन गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोगों को ऐसे डराने का कोई हक नहीं है, भले ही ये सिर्फ एक पेपर हो, लेकिन ये मेरा है। इतना कहकर वो सीधे सुना को थप्पड़ मार देती है। चटाक, पूरा मीटिंग रूम शॉक में चला जाता है। लेकिन मामला वही नहीं रुकता। दोनों लड़कियों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सुना भी पलटकर सन पर झपट पड़ती है। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगती है और गंदी गालियां देने लगती है। बाकी एग्जीक्यूटिव्स परेशान होकर
उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन पूरी तरह केओटिक हो चुकी थी। एक लड़की दूसरी को जान से मारने की धमकी देती है तो दूसरी उसे कंपनी से बाहर फेंकवाने की। तभी अचानक धड़ाम, मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है। एक ब्लॉन्ड यंग वुमन अंदर आती है और ठंडी आवाज में दोनों को रोकती है। वो थी एक्साई रुओक्शु, होंग ग्रुप की प्रेसिडेंट। उसकी प्रेजेंस आते ही पूरा कमरा शांत हो जाता है। सन और सुना दोनों तुरंत लड़ना बंद कर देती है। अब एटमॉस्फेयर थोड़ा काम हो जाता है और मीटिंग ऑफिशियली शुरू होती है। एक्साई रुओक्शु गंभीर आवाज में बताती है कि बाकी कंपनियां लगातार नए और शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, लेकिन होंग ग्रुप कई सालों से स्टैग्नेंट पड़ा है। एग्जीक्यूटिव्स सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाता। एक्साई सीधे पॉइंट पर आती है। वो कहती है, 3 साल हो गए और हमारे प्रोडक्ट्स में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज बताते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मार्केट अब बेहद कम्पिटिटिव हो चुका है। एक आदमी कहता है कि वो नई फॉर्मूलाज ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम चुका है, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। एक्साई सिर हिलाकर कहती है कि पावरफुल फॉर्मूलाज सच में बेहद रेयर होती है। फिर वो अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए 5 साल मेहनत करके इस ग्रुप को खड़ा किया है और अब हार मानने का समय नहीं है। तभी सुना मौका देखकर बोल पड़ती है। वो चालाकी से कहती है, डायरेक्टर सन के पास शायद सोल्यूशन हो। फिर वो ब्यूटी पिल वाली रेसिपी का जिक्र करती है। ये सुनते ही एक एग्जीक्यूटिव शॉक हो जाता है। वो कहता है, ब्यूटी पिल? उसे तो एंशिएंट लॉस्ट फॉर्मूला माना जाता था। बाकी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर सच में उनके पास वो फॉर्मूला है तो कंपनी बच सकती है। एक्साई तुरंत सन की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या ये सच है? सन शर्मिंदा होकर कहती है कि नहीं, वो बस किसी का लिखा हुआ मजाक था। फिर भी एक्साई पेपर देखने को कहती है। सन मजबूरी में टॉर्न पेपर पीसेस आगे कर देती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि ये उसके एक दोस्त का जोक था। एग्जीक्यूटिव्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी वैल्यूएबल चीज किसी साधारण पेपर पर क्यों लिखी होगी। उधर सुना अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लगा उसने सन को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूटिव अचानक चिल्लाता है, रुको। वो जमीन से पेपर का एक टुकड़ा उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल जाती है। वो जोर से कहता है, ये असली है। पूरा कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है। अब वही आदमी गुस्से से सुना पर चिल्लाता है। वो कहता है कि उसने सबके सामने फॉर्मूला फाड़ दिया और कंपनी को खतरे में डाल दिया। डायरेक्टर भी फ्यूरियस हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, अगर फॉर्मूला रिकवर नहीं हुआ तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। सुना डर जाती है। वो सफाई देते हुए कहती है कि उसे नहीं पता था फॉर्मूला असली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब लोग डेस्परेट होकर पेपर के टुकड़े इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि अगर ये फॉर्मूला मिल गया तो कंपनी नई हाइट्स तक पहुंच सकती है। तभी एक्साई गुस्से में सुना की तरफ मुड़ती है। वो पूछती है, तुमने डायरेक्टर सन के हाथ से पेपर फाड़ने की हिम्मत कैसे की? कुछ सेकंड सोचने के बाद एक्साई फैसला सुनाती है, आज से तुम डायरेक्टर नहीं हो। तुम्हें डीमोट करके कंपनी के नए स्टोर में क्लर्क बनाया जा रहा है। सुना का चेहरा उतर जाता है। सीन रात में शिफ्ट होता है। सन घर लौटती है और दरवाजा खोलते हुए आवाज लगाती है, चंग, मैं आ गई। लेकिन घर में कोई जवाब नहीं आता। वो अकेली बैठकर सोचने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि ये चेन का दिया हुआ फॉर्मूला सच में असली था। फिर उसके मन में सवाल आता है, क्या ये चेन वापस आएगा भी या नहीं? वो उसके बारे में सोचती रहती है। एक ऐसा लड़का जो बेहद ताकतवर है, जो सीक्रेट फॉर्मूलास लिखता है और जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने एक अजनबी को अपने घर में जगह दे दी थी। सन धीरे धीरे सोचने लगती है कि शायद जिस दिन उसे ये चेन की असली पहचान पता चलेगी, उस दिन वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी अचानक एक हाथ उसके सिर को छूता है। सन डरकर पीछे मुड़ती है। वहाँ ये चेन खड़ा था। वो कैजुअली कहता है, सुना तुम मुझे बुला रही थी। सन घबराकर पूछती है, तुम कब वापस आए? ये चेन जवाब देता है, अभी थोड़ी देर पहले। तुम मेरा नाम ले रही थी, इसलिए सुन लिया। वो उसके पास बैठ जाता है, लेकिन सन काफी नर्वस दिख रही थी। हकलाते हुए वो कहती है, वो तुम्हारी रेसिपी, मैंने उसे फाड़ दिया, सॉरी। लेकिन ये चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है, वो तो बिगिनर्स लेवल रेसिपी थी। फिर आराम से जोड़ता है, अगर चाहो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला दे सकता हूँ। सन उसकी बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। ये चेन जम्हाई लेते हुए कहता है कि वो सोने जा रहा है,
क्योंकि बहुत थक गया है, लेकिन तभी सन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। ये चेन रुक जाता है, लेकिन दोबारा कहता है, जल्दी पूछो, मैं सच में टायर्ड हूँ। सन तुरंत बोल पड़ती है, मुझे याद आया जब तुम एक्साए रुओक्शु से मिलने गए थे। मीटिंग के बाद उसने भी तुम्हें मिलने की बात कही थी। ये सुनते ही ये चेन का चेहरा बदल जाता है। वो इरिटेटेड होकर कहता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, लेकिन तुमने तो उससे मिलने के लिए पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक ऑफेंड कर दिया था। फिर वो हैरानी से कहती है, कल वो तुम्हें इग्नोर कर रही थी और आज खुद तुमसे मिलना चाहती है। अब वही महिला खुद उसकी मदद करना चाहती थी। सन जल्दी जल्दी ये चेन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये चेन शांत आवाज में कहता है, ठीक है, मैं एक्साए रुओक्शु से मिलूंगा। फिर वो कैजुअली जोड़ता है, लेकिन मिलना है या नहीं ये मैं उसी वक्त डिसाइड करूंगा। इतना कहकर वो उठता है। थके हुए अंदाज में बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाकी बातें कल होंगी। दूसरी तरफ उसी समय फोन बजता है। कॉल पर एक्साए रुओक्शु थी। वो सन से पूछती है, ये चेन ने क्या कहा? सन बताती है कि अगर मिलना है तो एक्साए को खुद जाकर उससे मिलना पड़ेगा। एक्साए थोड़ी देर सोचती है और कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगी। लेकिन साथ ही वो सन से कहती है कि फिलहाल ये चेन पर नजर बनाए रखे। फोन कटने के बाद एक्साए गहरी सोच में पड़ जाती है। उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वही लड़का जिसने ऑफिस में हंगामा किया था अब इतने एटीट्यूड के साथ बिहेव कर रहा है। अगली सुबह सीन एक बड़े मीटिंग हॉल पर शिफ्ट होता है। ये चेन वहाँ खड़ा होकर आसपास देख रहा था। वो नोटिस करता है कि शहर की सबसे बड़ी फार्मेसी अंदर मौजूद है। वो अंदर जाता है और लंबी लाइन देखकर सोचता है कि पहले थोड़ा आसपास घूम लिया जाए। तभी अचानक उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग देखते ही ये चेन कुछ पल के लिए रुक जाता है। वो ध्यान से आर्टवर्क को देखकर कहता है, रेप्लिका के हिसाब से बुरा नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम आखिर हो कौन? वहाँ दो लोग खड़े थे, जू रेन और उसकी ग्रैंड डॉटर जू जिक्शुन। जिक्शुन गुस्से में पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्रेजर को नकली कहने की? जू रेन अपनी ग्रैंड डॉटर को शांत रहने को कहता है, लेकिन लड़की आर्ग्यू करते हुए कहती है कि लड़के ने पेंटिंग को फेक कहा है। फिर एल्डर ये चेन से पूछता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है जबकि कई बड़े कलेक्टर्स इस पेंटिंग को वेरीफाई कर चुके हैं। ये चेन बिल्कुल अनफेस्ड रहता है। वो आराम से जवाब देता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन कलेक्टर्स को कुछ नहीं पता। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि पेंटिंग एक शानदार इमिटेशन है। ये चेन सोचता है कि शायद दुकान में कुछ वैल्यूबल मिलेगा, लेकिन तुरंत कंक्लूड कर लेता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर जिक्शुन और भड़क जाती है। वो ये चेन की तरफ दौड़ती है और उसे किक मारने की कोशिश करती है। जू रेन पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी ग्रैंड डॉटर मार्शल आर्ट्स जानती है, लेकिन अगले ही पल ये चेन हवा में ही उसका पैर पकड़ लेता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, बस इतना ही? जिक्शुन शॉक में पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी ने उसकी किक इतनी आसानी से रोक दी, लेकिन ये चेन अब भी उसका पैर पकड़े रहता है। शर्म और गुस्से में लड़की चिल्लाती है, परवर्ट, कब तक पकड़े रहोगे? ये चेन बिना कुछ कहे उसे सीधे जमीन पर फेंक देता है। फिर कैजुअली कहता है, सोचा नहीं था यहाँ किसी मार्शल आर्टिस्ट से मुलाकात होगी। इसके बाद वो ताना मारता है, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स लड़कियों से ज्यादा मर्दों के लिए सूटेबल है। ये सुनते ही जिक्शुन आगबूला हो जाती है। वो कसम खाती है कि ये चेन को जाने नहीं देगी, लेकिन तभी उसके दादा उसे रोक देते हैं। जू रेन गंभीर आवाज में कहते हैं, बस करो। लड़की आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्डर कहते हैं, उसने तुम्हारी किक आसानी से रोक दी, ये कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी जिक्शुन हार मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो बस केयरलेस थी। तभी ये चेन अचानक उससे सवाल पूछता है, क्या तुम सच में अपनी ट्रू क्यूआई को ऐसे इस्तेमाल करती हो? अचानक उसके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जिक्शुन सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वो तुरंत अपने दादा से कहती है, ग्रैंडपा, जल्दी भागो, ये आदमी बहुत डेंजरस है। लेकिन जू रेन शांत रहते हैं। वह ये चेन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंड डॉटर अभी इमैच्योर है और खतरे को समझ नहीं पाती। फिर वो जिक्शुन को तुरंत अपोलोजाइज करने का आदेश देते हैं। उसके बाद एल्डर पूछते हैं कि आखिर पेंटिंग फेक कैसे है, क्योंकि उन्हें कोई क्लू नहीं दिख रहा। ये चेन पेंटिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। एक हल्की एनर्जी वेव निकलती है। वो कहता है, अब सबको समझ आ जाएगा।
अचानक पेंटिंग पर कुछ हिडन सिग्नेचर्स उभरने लगते हैं। ये चेन समझाता है कि पेंटिंग इतनी परफेक्ट कॉपी है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। लेकिन नकली बनाने वाले अक्सर सिग्नेचर्स छुपाने की गलती कर देते हैं। तभी कोई अंदर आकर बोलता है, मिस्टर ये के हर्ब्स आ गए हैं। ये चेन मुड़कर देखता है, वो थी मिस यू, वो खुद हर्ब्स लेकर आई थी। ये चेन मुस्कुराकर कहता है, पर्सनली डिलीवरी करने के लिए थैंक्स। लड़की कहती है, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर मजाक में पूछती है, वैसे पेमेंट देने के लिए आपके पास पैसे हैं? ये चेन हंसकर कहता है, तुम फ्लेक्सिबल हो गई हो, लेकिन मुझे तुम्हारा पहले वाला एरोगेंट एटीट्यूड ज्यादा पसंद था। ये सुनकर लड़की इरिटेट हो जाती है। वो कहती है, तुम सच में अनबियरेबल हो। अगर मेरे मास्टर यहाँ होते तो तुम्हारी हालत खराब कर देते। लेकिन तभी जू रेन बीच में बोल पड़ते हैं। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहते हैं, इस लड़के की ताकत तुम्हारे मास्टर से कम नहीं है। ये सुनकर लड़की स्टन रह जाती है। वो तुरंत अपने दादा के पीछे छिप जाती है। जू रेन हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो बहुत स्पॉइल्ड हो चुकी है। फिर एल्डर ये चेन को बताते हैं कि उसकी ऑर्डर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि शॉप में पूरा स्टॉक नहीं है। बाकी हर्ब्स आने में कुछ दिन लगेंगे। ये चेन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बताता है कि वो हाल ही में मिली फॉर्चून से पेमेंट कर देगा। फिर कैजुअली कहता है कि कुछ दिनों बाद बाकी सामान लेने वापस आएगा। ये चेन के जाते ही जू रेन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहते हैं, वो ये फैमिली का मेंबर है। जिक्शुन हैरानी से पूछती है, आपको उसका नाम कैसे पता? लेकिन एल्डर की नजरें गंभीर हो जाती है। वो धीरे से कहते हैं, अगर वो सच में वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो इस शहर में अब शांति नहीं बचेगी। दूसरी तरफ ये चेन शहर की सड़कों पर चलते हुए अपने माता पिता की डेथ एनिवर्सरी के बारे में सोच रहा था। वो तय करता है कि उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी, लेकिन उससे पहले उसे एक मोल से निपटना था। उधर फार्मेसी में जिक्शुन अब भी शॉक में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये चेन उसके मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन उसके दादा गंभीर आवाज में कहते हैं, नहीं, वो तुम्हारे मास्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर जिक्शुन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। तब जू रेन धीरे धीरे उसे समझाने लगते हैं कि ये चेन जैसे लोग आखिर क्या होते हैं। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, उसके जैसे लोगों के सामने आम इंसान सिर्फ चींटियों जैसे हैं। लेकिन जिक्शुन अब भी विश्वास नहीं कर पाती। वो पूछती है, इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा मास्टर कैसे हो सकता है? एक बार फिर उसके दादा उसे सुधारते हैं। वो कहते हैं, वो ग्रेट मास्टर नहीं है, वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज है। फिर उनकी आंखें गंभीर हो जाती है। जू फैमिली उसकी दुश्मन बनने की हैसियत नहीं रखती। उधर सड़क पर एक आदमी चुपके से ये चेन का पीछा कर रहा था। वो सोचता है कि शायद यही वही डॉक्टर है जिसे मिस्टर शेनहाई ढूंढ रहा है। अगर उसने सही से पीछा किया तो उसे बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता था। ये चेन एक सुनसान गली में घुस जाता है। पीछा करने वाला आदमी सोचता है कि शायद उसे देख लिया गया है, लेकिन अगले ही पल ये चेन अचानक गायब हो जाता है। वो आदमी घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे पता भी नहीं चलता और ये चेन ऊपर से उसके पीछे उतर आता है। ये चेन उसके सिर पर हाथ रखकर ठंडी आवाज में पूछता है, मुझे ढूंढ रहे थे? फिर इरिटेटेड होकर कहता है, एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें अभी क्यों ना मार दूं। डर से कांपता आदमी तुरंत बोल पड़ता है कि वो सब समझाएगा। वो अपना नाम फैन टोमोंग बताता है और कहता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन ये चेन और इरिटेट हो जाता है। वो बीच में रोकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, सीधे बताओ तुम्हें किसने भेजा। डिटेक्टिव तुरंत सच बता देता है। वो कहता है कि शेनहाई हुआ ने ये चेन को ढूंढने के लिए 1 मिलियन युआन का बाउंटी रखा है। ये चेन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि अगर 3 दिन के अंदर ट्रीटमेंट ना मिला तो बूढ़ा आदमी मर जाएगा। डिटेक्टिव चालाकी से डील ऑफर करता है। वो कहता है, अगर तुम खुद सामने आ जाओ तो रिवॉर्ड आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ये चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अगर वो बूढ़ा जिंदा रहना चाहता है तो उसे ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डिटेक्टिव कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चेन इम्पेशेंट होकर पूछता है, कुछ और कहना है? डर के मारे आदमी घुटनों पर बैठ जाता है। वो कॉन्फेस करता है कि शेन फैमिली को नहीं पता था ये चेन कहाँ मिलेगा, इसलिए उसे हायर किया गया था। सीन अब एक बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। सन वहाँ खड़ी थी। ये चेन उसे देखकर सोचता है कि अचानक लड़कियां इतना स्टाइलिश ड्रेस क्यों पहनने लगी है। सन मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लाई हूँ। तुम्हें नए क्लोथ्स और एक फोन चाहिए ताकि हम कांटेक्ट में रह सकें। ये चेन को ये सब बहुत ट्रबलसम लगता है,
लेकिन सन उसे रियश्योर करते हुए कहती है कि पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, कपड़े मैं खरीदूंगी। दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। ये चेन अलग अलग आउटफिट्स ट्राई करने लगता है। सन खुशी से कहती है, देखो अच्छे कपड़ों में तुम काफी हैंडसम लगते हो। फिर मजाक में जोड़ती है, अगर ऐसे कैंपस में घूमोगे ना तो लड़कियां लाइन लगा देंगी। ये चेन इरिटेट हो जाता है, लेकिन सन अभी भी टीजिंग मूड में थी। वो पूछती है, वैसे तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए? मैं किसी से मिलवा दूं? फिर अचानक रियलाइजेशन के साथ पूछती है, रुको, क्या तुमने कभी डेट ही नहीं किया? मतलब तुम इनोसेंट वर्जिन हो? ये सुनकर ये चेन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आती है। उसे याद आता है कि पिछले कुछ सालों में उसने सिर्फ कल्टीवेशन की थी, लेकिन परिवार के बर्बाद होने से पहले उसे एक लड़की पसंद थी। उसने उसे लव लेटर दिया था। लड़की ने जवाब में कहा था कि अगर वो सबके सामने प्यार का इजहार करेगा तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में आएगी। ये चेन ने सच में सबके सामने अपने फीलिंग्स कॉन्फेस कर दिए थे, लेकिन उसी लड़की ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद लोग उसे लूजर समझने लगे। धीरे धीरे वो खुद भी टूट गया। ये चेन यादों में खो जाता है। अनजाने में उसके अंदर कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। सन नोटिस करती है कि उसकी बातों ने शायद उसके सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर दिया। सिचुएशन ठीक करने के लिए वो जल्दी से कहती है, वैसे मैंने भी कभी डेट नहीं किया और मैं अभी तक परफेक्टली फाइन हूँ। लेकिन ये चेन तंग आ चुका था। वो कहता है, बस करो ये नॉनसेंस, कपड़े खरीदने पर ध्यान दो। दोनों मॉल में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक कोई सन को पहचान लेता है। एक रेड हेड वुमन उसके पास आती है और कहती है, वाओ, कितने साल बाद मिल रही हो। फिर मुस्कुराकर पूछती है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? ये चेन तुरंत दोनों को पहचान लेता है। महिला मॉक करते हुए कहती है, लगता है तुम्हारा टेस्ट अब भी नहीं बदला। स्कूल में भी तुम ये चेन जैसे गरीब लड़कों के साथ घूमती थी और अब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड लूजर ही है। फिर वो गौर से ये चेन को देखकर कहती है, रुको, ये कहीं ये फैमिली वाला लूजर तो नहीं? उसके साथ खड़ा आदमी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि कहानी क्या है। तब महिला पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि ये चेन स्कूल छोड़ गया था और बाद में उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी गई। ये शब्द सुनते ही ये चेन के अंदर फिर से गुस्सा जागने लगता है। उसकी एनर्जी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। ठंडी आवाज में वो कहता है, अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। सिचुएशन बिगड़ती देखकर सन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, छोड़ो ना, हमें लड़ाई नहीं करनी, चलो बस शॉपिंग करते हैं। लेकिन वो रेड हेड वुमन रुकने वाली नहीं थी। वो लगातार दोनों को गरीब और लूजर कहकर इंसल्ट करती रहती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे भी शॉपिंग करनी है। दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चेन कहता है कि वो उन दोनों को आसानी से डील कर सकता था, लेकिन सन उसे पुलिस स्टेशन वाली घटना याद दिलाती है। थोड़ी देर बाद दोनों की नजर एक शानदार सूट पर पड़ती है। वो आउटफिट ये चेन पर परफेक्टली फिट बैठता था। तभी सेल्सवुमन पास आकर कहती है, सर, ये हमारे स्टोर का बेस्ट जैकेट है, प्राइस सिर्फ 360,000 युआन है। सन अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाती है। उसके कार्ड में सिर्फ 300,000 युआन थे, इसलिए वो मजबूरी में कहती है, ये आउटफिट तुम पर इतना अच्छा नहीं लग रहा। तभी पीछे से हंसी सुनाई देती है। वही रेड हेड वुमन वापस आ गई थी। वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, पैसे नहीं है तो एक्सक्यूजेस मत बनाओ। सन खुद को संभालते हुए कहती है, अगर मैं पैसे दूंगी तो किसी ऐसी चीज पर जो उसे सूट करे। लेकिन महिला फिर ताना मारती है। वो सन के भाई की बीमारी का मजाक उड़ाने लगती है। ये सुनते ही सन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वो महिला घमंड से कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड चुन है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। वो महिला लगातार प्रोवोक करती रहती है। वो सन को चैलेंज देते हुए कहती है, मारो मुझे, फिर देखना जैंग चेन में कैसे रहोगी। सन कुछ करने ही वाली थी कि तभी ये चेन बीच में आ जाता है। चटाक, वो सीधे उस औरत को जोरदार थप्पड़ मार देता है। महिला जमीन पर गिर पड़ती है। ये चेन ठंडी आवाज में कहता है, तुम सही कह रही थी, तुम्हें हमेशा के लिए चुप हो जाना चाहिए। ये देखकर पूरा मॉल शॉक में जम जाता है। महिला गुस्से में उठती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जानते भी हो मेरा बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड कौन है? लेकिन ये चेन बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी उसका बॉयफ्रेंड सामने आता है। वो पूरी घटना फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। घमंड से वो खुद को बेमन ग्रुप का CFO बताता है। वो कहता है कि उसकी ईयरली सैलरी 5 मिलियन युआन है। लेकिन ये चेन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कितना बेवजह का एरोगेंस है। उसी समय अचानक मॉल के अंदर शैन हुआ।
अपने बेटे के साथ एंटर करता है। वो बात करते हुए अंदर आ रहा था, लेकिन सिचुएशन देखकर तुरंत रुक जाता है। फिर ऊंची आवाज में पूछता है, कौन है जो बेमिन ग्रुप का नाम इस्तेमाल करके डॉक्टर ये को थ्रेटन कर रहा है? ये सुनते ही वो आदमी सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कंपनी का प्रेसिडेंट खुद वहाँ क्यों आया है। सन भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर शेन हुआ सच में ये चेन का सपोर्ट कर रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल होंगे। वो महिला और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत टोन बदल लेते हैं। दोनों चापलूसी करते हुए शेन हुआ की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन शेन हुआ उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वो सीधे ये चेन की तरफ बढ़ता है। फिर दोनों हाथ पकड़कर कहता है, डॉक्टर ये मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा था। अगर आज भी आप नहीं मिलते तो मेरा दिल टूट जाता। ये देखकर सब लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिंगलोंग तो समझ ही नहीं पाता कि उसका पिता इस लड़के को खुश करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सन भी हैरान थी कि उसका दोस्त शहर के इतने बड़े आदमी को कैसे जानता है। बातचीत के दौरान ये चेन कहता है कि शेन फैमिली ने उसे वैल्यू नहीं किया था। शेन हुआ तुरंत जवाब देता है, मैं उन्हें सबक सिखा चुका हूँ। फिर वो अपने बेटे को बुलाता है, आदेश देता है, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। अपने पिता के आदेश पर मिंगलोंग तुरंत नील कर देता है। वो सिंसियरली उस दिन की हरकतों के लिए अपॉलजी मांगता है। ये देखकर सब लोग स्टन रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने कभी मिंगलोंग को किसी के सामने झुकते नहीं देखा था। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर ये चेन की असली आइडेंटिटी क्या है। ये चेन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए सन को बुलाता है। वो कैजुअली कहता है, चलो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। लेकिन शेन हुआ उसे जाने नहीं देना चाहता था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई आदमी शेन हुआ को इस तरह इग्नोर कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ शेन हुआ अपने बेटे को डांटते हुए कहता है, अगर तुमने मिस्टर ये की फॉरगिवनेस हासिल नहीं की तो जिंदगी भर घुटनों पर रहना पड़ेगा। इसी बीच बेमिन ग्रुप का डायरेक्टर भी वहां पहुंच जाता है। वो घबराकर कहता है कि ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन शेन हुआ गुस्से में पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ये को कंपनी के नाम पर ऑफेंड करने की? फिर वही अनाउंस कर देता है, आज से तुम फायर्ड हो। शेन हुआ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह ये चेन के हाथ में है। उधर वो रेड हेड वुमन भी समझ चुकी थी कि उसने किसी बहुत बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है। वो जल्दी जल्दी माफी मांगने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दूसरी जगह सन नए कपड़ों को देखकर एक्साइटेड हो रही थी। वो हैरानी से पूछती है, तुमने ये सब खरीदा कैसे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। फिर मुस्कुराकर थैंक्स बोलती है। ये चेन मन ही मन सोचता है कि सन ने सिर्फ डिस्काउंट वाले कपड़े चुने थे, क्योंकि उसे लगा उसके पास पैसे नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो कंक्लूड करता है कि सन सच में बहुत अच्छी लड़की है। मॉल के बाहर फिर शेन हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि वो खास सन से मिलने आया है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि जो इंसल्ट्स उसे सहने पड़े उसके लिए वो शर्मिंदा है। फिर गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने को कहता है। सन शर्मिंदा होकर गिफ्ट बॉक्सेस खोलती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि अंदर वही सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स थे जिन्हें उसने पसंद तो किया था, लेकिन प्राइस की वजह से खरीदा नहीं था। ये चेन तुरंत समझ जाता है कि बूढ़ा आदमी सन को खुश करके उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है और उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर ये चेन अचानक शेन हुआ को बुलाता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। कल सुबह ठीक 9 बजे मैं शेन फैमिली हाउस आऊंगा। उस समय या तो मैं तुम्हें बचाऊंगा या तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शेन हुआ तुरंत सिर झुका देता है। वो कहता है, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। सीन अब एक आलिशान मैंशन में शिफ्ट होता है। शुरन किसी महिला से बात कर रही थी। वो कंफर्म करती है कि वो लड़का सच में ये चेन ही है। वो कहती है कि उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह बदल गई है, लेकिन चेहरा और नाम वही है। उसकी दोस्त शॉक में पूछती है, क्या ये चेन सच में वापस आ गया? महिला बताती है कि उसने पहले भी शेन हुआ से डील किया है और वो हमेशा सोफिस्टिकेटेड और रिस्पेक्टफुल इंसान रहा है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसी जवान लड़के के सामने क्यों झुक गया। वो कंक्लूड करती है कि या तो ये चेन बेहद पावरफुल है या फिर किसी बहुत ऊंचे पोजीशन पर है। शुरन सोच में पड़कर कहती है, अगर वो सच में बच गया था तब भी वो पहले एक फूल ही था। शेन हुआ जैसे आदमी उसके सामने कभी नहीं झुकते। लेकिन दूसरी महिला इंसिस्ट करती है कि वही असली ये चेन है। फिर शुरन ठंडी आवाज में कहती है,
5 साल पहले उसकी फैमिली सबके सामने गिर चुकी थी। सीन फिर मेट्रोपॉलिटन अपार्टमेंट्स पर शिफ्ट होता है। फर्श पर गिफ्ट बॉक्सेस बिखरे पड़े थे। सन एक्साइटमेंट में पूछती है, तुम मिस्टर शेन से मिले कब? ये सब सच में अनबिलीवेबल है। ये चेन अपनी दोस्त की खुशी देखकर हल्का स्माइल करता है। फिर सन एक बार फिर एक्साए रुओक्शु की बात छेड़ देती है। वो कहती है, क्या तुम सच में उससे नहीं मिलना चाहते? वो बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे समझ नहीं आता तुम रेजिस्ट कैसे कर रहे हो। लेकिन ये चेन इरिटेट होकर जवाब देता है, मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। तभी न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। रिपोर्टर बताता है कि एक मैंशन से 2 लाशें मिली है। विक्टिम्स की पहचान चेन जेनो और उसके बेटे चेन फैंग के रूप में हुई है और पुलिस इस केस को प्रीमेडिटेटेड मर्डर मान रही है। ये सुनकर सन शॉक में पड़ जाती है, लेकिन ये चेन बिल्कुल काम रहता है। वो कैजुअली कहता है, मौत तो नॉर्मल चीज है। फिर ठंडी आवाज में जोड़ता है, मैं भी एक बहुत बड़ा किलर हूँ। ये सुनकर सन तुरंत कहती है, ऐसी बातें मत करो। उसकी बात सुनकर सन मुंह फेर लेती है। वो कहती है, बस करो ये सारी नॉनसेंस बातें। फिर कपड़े उठाकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। उधर ये चेन सोच में पड़ जाता है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, आजकल कोई सच पर विश्वास ही नहीं करता। रात होते ही वो बाहर निकलता है। उसे चाइनीज फार्मेसी से कुछ सामान लेना था ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। सुनसान सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ती है। एक महिला उसकी तरफ बढ़ती है और मुस्कुराकर ग्रीट करती है। वो वही पुलिस वुमेन थी। वो खुश होकर कहती है, फाइनली फिर से मिल गए। ये चेन उसे देखते ही सोचता है कि ये लड़की सिर्फ ट्रबल लेकर आती है। वो सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन पुलिस वुमेन के पास ट्रम्प कार्ड था। वो अचानक पूछती है, चेन फैमिली के साथ क्या हुआ? क्या उसके पीछे तुम थे? फिर वो अचानक ये फैमिली का नाम लेती है। ये सुनते ही ये चेन रुक जाता है। महिला हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये फैमिली का वो ट्रैश लड़का इतना पावरफुल निकलेगा। ये सुनकर ये चेन की आंखें ठंडी हो जाती है। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? महिला सांस संभालते हुए कहती है कि फिलहाल वो सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन फिर अचानक पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? ये चेन इरिटेट होकर उसका गला छोड़ देता है। वो कहता है, डिनर की जरूरत नहीं है। फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। पुलिस वुमेन उसे जाते हुए देखती रहती है। वो मन ही मन सोचती है कि इतनी कम उम्र में कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। उधर अपार्टमेंट में ये चेन किचन के अंदर खड़ा था। उसने कई हर्ब्स और स्टोन्स अलग अलग बाउल्स में रखे हुए थे। वो फैसला करता है कि माइक्रोवेव की मदद से पिल्स बनाएगा, लेकिन काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। काफी स्ट्रगल के बाद जब वो माइक्रोवेव खोलता है तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो खुश होकर कहता है, कम से कम 5 पिल्स तो बन ही गई। फिर सोचता है कि शेन हुआ को बचाने के लिए इतना काफी होगा। अगली सुबह सन की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही वो देखती है कि ये चेन घर से बाहर जाने वाला है। वो तुरंत पूछती है, कहाँ जा रहे हो? ये चेन कैजुअली जवाब देता है, लोगों की जान बचाने। फिर जाते जाते कहता है, अगर कुछ हो तो मुझे कॉल कर देना। उसके जाते ही सन सिर पकड़ लेती है। वो बड़बड़ाती है, ये लड़का बहुत नॉनसेंस बातें करता है, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन कुछ पल बाद वो खुद सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये चेन सच में इलाज करना जानता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि ये फैमिली की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। वो सोचती है कि इस साल भी उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। धीरे धीरे वो पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि अंकल वायु कितने अच्छे इंसान थे और ये चेन भी हमेशा कायम था। फिर वो खुद से पूछती है, आखिर उस फैमिली को खत्म क्यों कर दिया गया? दूसरी तरफ जिया एक जगह के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। 2 आदमी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और उसे देखकर कमेंट्स करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, लगता है किसी आदमी का इंतजार कर रही है। दूसरा हंसते हुए बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की किसी लूजर के लिए वेट नहीं करेगी। तभी ये चेन वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों गलत हो, ये तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। दोनों आदमी एटीट्यूड में अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। एक खुद को लिटिल प्रिंस कहता है, दूसरा घमंड से बोलता है कि उसने काउंटलेस लड़कियों को पटाया है। गुस्से में वे पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? ये चेन शांत आवाज में कहता है, ये मेरा इंतजार कर रही है। दोनों आदमी उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर लड़की किसी ऐसे लड़के का इंतजार करेगी। तभी जिया खुशी से आवाज लगाती है, मिस्टर ये। वो तुरंत उसके पास आ जाती है
और कहती है, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। ये चेन देर होने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन जिया मुस्कुराकर दोबारा कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो पूछती है, क्या ये दोनों आपके दोस्त है? ये चेन तुरंत मना कर देता है। तब जिया उन दोनों को वार्निंग देते हुए कहती है, इस इलाके में स्ट्रेंजर्स डेंजरस हो सकते हैं। अब उन दोनों लड़कों को समझ आ जाता है कि वो खुद बेवकूफ बन गए थे। कुछ देर बाद दोनों शेन फैमिली हाउस पहुंचते हैं। लिविंग रूम में ये चेन फैमिली पेट्रियार्क को पिल्स देता है। बूढ़ा आदमी हैरानी से पूछता है, बस ये दवाई खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा? ना एक्यूपंक्चर, ना कोई डिकॉक्शन। तभी उसकी पत्नी सर्जरी कराने की बात करती है, लेकिन ये चेन सीधे आदेश देता है, सारी 5 पिल्स एक साथ निकलो। जैसे ही बूढ़ा आदमी पिल्स खाता है, अचानक उसके शरीर से पीली एनर्जी निकलने लगती है। सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं। बूढ़ा आदमी महसूस करता है जैसे उसका पूरा शरीर गर्म एनर्जी से भर गया हो। उसके चेहरे पर अनबिलीवेबल राहत दिखाई देती है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं तो अपनी जवानी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। फिर वो दोबारा ये चेन को थैंक्स कहता है। वो कहता है कि जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगा। इस बार पेमेंट के रूप में 100 मिलियन युआन ऑफर किए जाते हैं। ये चेन कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं, लेकिन शेन हुआ इंसिस्ट करते हुए उसे एक अनयूज्ड अपार्टमेंट की की भी दे देता है। साथ ही फैमिली डिनर का इनविटेशन भी देता है। ये चेन सोचता है कि रहने के लिए घर होना कन्वीनियंट रहेगा। फिर उसके दिमाग में अचानक टेंजिंग ग्रुप का नाम आता है। वो याद करता है कि कंपनी उसके पिता ने बनाई थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद किसी और ने कब्जा कर लिया। तब से उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आखिरकार वो अपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन डिनर के लिए कहता है, डिनर मैं दूंगा, टाइम और प्लेस भी मैं डिसाइड करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। सीन अब रॉन्डेवू हॉल के वेयरहाउस पर शिफ्ट होता है। अंदर हर तरफ हर्ब्स से भरे सैक्स रखे थे। कोई खुश होकर कहता है, मिस्टर ये आखिरकार आ गए। वो जू रेन था। वो बताता है कि हर्ब्स बिल्कुल फ्रेश है और अभी अभी पहुंचे हैं। ये चेन हर्ब्स को ध्यान से चेक करता है, फिर कहता है, एक्सपेक्टेड से भी बेहतर है, मैं सब खरीदूंगा। ये चेन की इंटरेस्ट देखकर जू रेन कहता है, पूरा माल 5 मिलियन युआन का पड़ेगा। लेकिन ये चेन अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से सोचता है कि इन हर्ब्स की असली वैल्यू कई करोड़ हो सकती है। ये चेन पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कैजुअली पूछता है, वैसे आपकी ग्रैंडडॉटर कहाँ है? जू रेन बताते हैं कि जिक्शुन अपने मास्टर के साथ बाहर गई है और थोड़ी देर में लौट आएगी। तभी ये चेन अचानक एक पेपर निकालता है। वो तेजी से कुछ लिखता है, फिर पेज फाड़कर जू रेन को दे देता है। वो कहता है, ये अपनी ग्रैंड डॉटर को दे देना, वो देखते ही समझ जाएगी। जू रेन बिना सवाल किए सिर हिला देते हैं। जाने से पहले ये चेन एक और बात पूछता है। वो जानना चाहता था कि शहर में कहीं एल्केमी फर्नेस मिल सकता है या नहीं। वो कहता है, नॉर्मल स्टोव पर पिल्स बनाना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही जू रेन शॉक में पड़ जाते हैं। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये चेन पिल्स बनाना भी जानता है। उनके दिमाग में पुराने रूमर्स घूमने लगते हैं। कहा जाता था कि चाइनीज एल्केमिस्ट्स हजारों साल पहले गायब हो गए थे और इसी वजह से मेडिसिनल पिल्स आज इतनी रेयर और वैल्यूएबल है। अब उन्हें अचानक समझ आने लगता है कि ये चेन ने इतनी हर्ब्स क्यों खरीदी थी। वो सोचते हैं कि अगर लड़का सच में एल्केमी जानता है तो उन हर्ब्स की कीमत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये चेन कैजुअली सारी बात टाल देता है। वो कहता है, मुझे पिल रिफाइनिंग नहीं आती, बस फर्नेसेस कलेक्ट करने का शौक है। जू रेन बताते हैं कि कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाली है, शायद वहाँ एल्केमी फर्नेस मिल जाए। ये चेन तुरंत कहता है कि वो जरूर जाएगा। कुछ घंटों बाद जिक्शुन वापस लौटती है। जू रेन पूछते हैं कि क्या उसने फिर कोई ट्रबल क्रिएट किया। इरिटेटेड होकर लड़की कहती है, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। फिर एल्डर बताते हैं कि उन्होंने उसे ये चेन से अपोलोजाइज करने को कहा था, लेकिन वो भाग गई। ये सुनकर जिक्शुन और चिढ़ जाती है। उसका मास्टर सिचुएशन समझाते हुए कहता है कि दुनिया में बहुत पावरफुल लोग मौजूद हैं, लेकिन लड़की अब भी कन्विंस नहीं होती। आखिरकार जू रेन बहस से थककर उसे वो पेपर दे देते हैं जो ये चेन ने लिखा था। जिक्शुन पेपर देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, मैं ये पढ़ ही नहीं पा रही। फिर पेपर को फेंकते हुए बोलती है, हैंडराइटिंग कितनी अगली है, मैं नहीं पढ़ रही इसे। जैसे ही पेपर हवा में उड़ता है, उसका मास्टर तुरंत उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है कि शायद इसमें कुछ यूजफुल हो, लेकिन पेपर देखते ही उसकी आंखें फैल जाती है। वो शौक में कहता है, ये हैंडराइटिंग ये किसी महान मास्टर की है। वो तुरंत जू रेन को बुलाता है, फिर कहता है कि उसे तुरंत ये चेन से मिलवाया जाए। अब जू रेन भी घबरा जाते हैं।
वो पूछते हैं कि आखिर पेपर में ऐसा क्या है। मास्टर गहरी सांस लेकर समझाता है। वो बताता है कि जिक्शुन जिस टेक्निक का अभ्यास करती है उसका नाम कयांग हार्ट मेथड है। ये टेक्निक उसने खुद अपनी यूथ में बनाई थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद उसने टेक्निक को इम्प्रूव तो किया, लेकिन उसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगे। अब जिक्शुन को समझ आता है कि प्रैक्टिस करते समय उसे दर्द और डिस्कम्फर्ट क्यों होता था। मास्टर उसे रियश्योर करते हुए कहता है, डरो मत, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम स्ट्रांग बनो। लेकिन फिर गंभीर होकर वार्निंग देता है, अगर तुमने प्रैक्टिस जारी रखी तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर जू रेन घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर जिक्शुन को कुछ हो गया तो जू फैमिली पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन तभी मास्टर हंस पड़ता है। वो पेपर उठाकर कहता है, ये कोई साधारण पेपर नहीं है, इसके अंदर इनक्रेडिबल टेक्निक्स लिखी हुई है। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लकी चांस है। फिर वो ये चेन के बारे में कहता है, वो सच में एक नोबल पर्सन है। ये सुनकर जिक्शुन कंप्लीटली स्टन रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर भी ये चेन को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। सीन अब दोजू अपार्टमेंट एरिया पर शिफ्ट होता है। ये चेन उस विला को देख रहा था जो शेन हुआ ने उसे गिफ्ट किया था। वो शॉक में पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ अपार्टमेंट नहीं, पूरी लग्जरी विला है। वो अंदर जाता है और इंटीरियर देखकर अमेज्ड रह जाता है। पूरा घर फुली फर्निश्ड था। उसे समझ आता है कि अब उसे डेकोरेशन की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इतने बड़े घर में अकेले खड़े होकर उसे अचानक लोनलीनेस महसूस होती है। कुछ पल के लिए वो इमेजिन करता है कि काश सन ये भी उसके साथ यहाँ होती। उसे याद आता है कि लड़की अपने होम टाउन गई है और रात तक लौटने वाली थी। ये चेन धीरे से एडमिट करता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है। फिर उसकी यादें फैमिली की तरफ चली जाती है। वो सोचता है कि उनका छोटा सा घर कितना खुशहाल था। भले ही वो गरीब थे, लेकिन फैमिली हमेशा साथ रहती थी। अब वो अकेला बचा था। अगले दिन उसके माता पिता की डेथ एनिवर्सरी थी। ये चेन की आंखें ठंडी हो जाती है। वो एक बार फिर रिवेंज की कसम खाता है। वो कहता है, मैं अंधेरे से वापस लौटा हूँ, दर्द और नफरत में दोबारा जन्म लिया है, सिर्फ उन लोगों को कब्र तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। तभी डोरबेल बजती है। ये चेन बाहर निकलता है और देखता है कि मेडिसिनल हर्ब्स की पूरी डिलीवरी आ चुकी है। एक बड़ा ट्रक विला के बाहर खड़ा था। वो खुश हो जाता है क्योंकि विला में हर्ब्स स्टोर करने के लिए काफी स्पेस थी। तभी लुओ यू उसे आवाज देता है। वो कहता है कि सारी हर्ब्स सेफली डिलीवर कर दी गई है। साथ ही बोलता है कि अगर आगे कुछ चाहिए हो तो वो कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी सामने आता है। ये चेन तुरंत महसूस कर लेता है कि वो एक एंशिएंट मार्शल वॉरियर है। वो पोलाइटली सबको अंदर आने का इनविटेशन देता है, लेकिन पहले पूछता है, ये मास्टर कौन है? अचानक वो आदमी सीधे घुटनों पर बैठ जाता है। वो सम्मान से कहता है, ग्रैंड मास्टर, आपने मेरी जान बचाई है। ये देखकर जिक्शुन फिर शॉक में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब भी घुटनों पर बैठे हुए मास्टर अपना परिचय देता है। वो कयांग माइंड मेथड वाली पूरी बात समझाता है। ये चेन क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम मुझे ग्रैंड मास्टर क्यों बुला रहे हो? मास्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर का मतलब नहीं जानता। तब ये चेन कैजुअली कहता है, मैं अभी हाल ही में पहाड़ों से नीचे आया हूँ, चाइनीज मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। अब मास्टर सिचुएशन समझ जाता है। फिर वो मार्शल आर्ट्स की पूरी हायरार्की समझाने लगता है। वो अलग अलग रियल्म्स, स्टेजेस और लेवल्स के बारे में डिटेल्स देता है। ये चेन ध्यान से सारी बातें सुनता रहता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स सिस्टम उसकी कल्टीवेशन से कितनी अलग है। वो समझ जाता है कि मार्शल आर्ट्स का सिस्टम उसके मास्टर की टीचिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी उसे पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर होने लगती है। मास्टर आगे समझाता रहता है और ये चेन को एहसास होता है कि इस दुनिया की हिडन पावर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए वो पूछ बैठता है, क्या चाइना में ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं? लुओ किन गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, लेकिन ज्यादातर मास्टर्स बड़ी फैमिलीज से जुड़े होते हैं। फिर वो चाइना की 4 महान फैमिलीज के बारे में बताता है, चू फैमिली, एक्सायो फैमिली, लुओ फैमिली और चेन फैमिली। ये लोग पूरे मार्शल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। चेन फैमिली का नाम सुनते ही ये चेन की आंखें ठंडी पड़ जाती है। उसे तुरंत जेनो चेन की याद आ जाती है, जिसने मरने से पहले उसे धमकी दी थी। अब वो सोचता है कि शायद जल्द ही चेन फैमिली का असली मास्टर रिवेंज लेने आएगा।
उसी वक्त शान की यादें भी उसके दिमाग में लौट आती है। परिवारों की बात सुनकर उसके अंदर की हेट्रेड फिर जाग उठती है। वो मन ही मन कसम खाता है बहुत जल्द वो लड़की समझ जाएगी कि असली अनचबल कौन है। इसी दौरान लुओ किन अचानक ये चेन की ऑरा महसूस करता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो सोचता है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकता है। धीरे से वो पूछता है, तुमने आखिर कितने लोगों की जान ली है? तभी तुम्हारे अंदर इतनी किलिंग इंटेंट है। कुछ समय बाद ये चेन को अचानक सन ये की याद आती है। वो नोटिस करता है कि लड़की उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। अब उसे चिंता होने लगती है। वो सोचता है कि कहीं उसके फैमिली के साथ कुछ हुआ तो नहीं। आखिरकार वो तय करता है कि अगर कल तक रिप्लाई नहीं आया तो वो खुद उसके पास जाएगा। लेकिन फिलहाल उसे भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खाने बाहर निकलता है। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने रेस्टोरेंट पर पड़ती है। वो वैंग यिंग के फैमिली रेस्टोरेंट का था। ये चेन को तुरंत स्कूल डेज याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वहाँ का खाना कितना अमेजिंग था। स्कूल जाते वक्त वो अक्सर वही खाया करता था। वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वो रुक जाता है। पहले जहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी, आज पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। फिर भी वो बैठकर स्क्यूअर्स और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। वेट्रेस माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर, हम लोग बंद कर रहे हैं, अब सर्व नहीं कर पाएंगे। वो बताती है कि उनका फैमिली बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। लेकिन तभी ये चेन उसकी आंख के पास चोट का निशान नोटिस करता है। उसी वक्त एक आदमी बाहर आता है। वो लड़की से कहता है, कस्टमर को वापस मत भेजो। फिर वो खुद खाना लेकर ये चेन के पास आता है। ये अंकल वैंग थे। वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम हमारे आखिरी कस्टमर हो, जो चाहो खाओ। लेकिन उनके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। ये चेन साइलेंटली खाना खाना शुरू करता है। खाने की खुशबू उसे सीधे बचपन में वापस ले जाती है। तभी अचानक एक कुर्सी उसकी तरफ उड़कर आती है, लेकिन कुर्सी उसके पास पहुंचने से पहले ही उसकी एनर्जी से चकनाचूर हो जाती है। ये चेन धीरे से खड़ा होता है। दरवाजे पर कुछ आदमी खड़े थे। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुरंत साफ करते हैं कि वो उसे नहीं बल्कि वैंग फैमिली को ढूंढ रहे हैं। फिर वो ये चेन को वहाँ से निकल जाने का ऑर्डर देते हैं। अंकल वैंग घबराकर बोलते हैं, मिस्टर क्यूआई। अब पता चलता है कि वो प्रोटेक्शन फी वसूलने आया था। गुस्से में आदमी चिल्लाता है, हमारा पैसा दिए बिना कस्टमर्स सर्व करने की हिम्मत कैसे हुई? डरे हुए वैंग बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। वो थोड़ा और समय मांगते हैं ताकि डेट चुका सके, लेकिन कलेक्ट बेरमी से हंस पड़ता है। वो कहता है, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारे नए लोकेशन का एड्रेस भी हमारे पास है। फिर वो धमकी देता है कि अगर 50,000 युआन नहीं मिले तो रेस्टोरेंट तोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक कि वैंग फैमिली को मारने की भी वार्निंग देता है। फिर एक बार ये चेन को निकल जाने का ऑर्डर दिया जाता है। इस बार ये चेन इरिटेट हो जाता है। वो पूछता है, तुम मुझे आदेश दे रहे हो? कलेक्ट उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल ये चेन उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। आदमी सीधा जमीन पर जा गिरता है। ये चेन कामली पूछता है, सिर्फ एक स्लैप में गिर गए? गुस्से में कलेक्टर हमला करने दौड़ता है, लेकिन इस बार ये चेन का दूसरा वार उसे हवा में उछाल देता है। वो सीधे सीलिंग में जा धंसता है। बाकी गुंडे पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन ये चेन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो बाकी 2 आदमियों को भी बुलाता है। फिर ठंडे स्वर में कहता है, अभी निकल जाओ, वरना अगली बार मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। दोनों आदमी तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। वो माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा इस इलाके में नहीं आएंगे। बुरी तरह घायल कलेक्ट भी डर के मारे अपोलोजाइज करता है। ये चेन वार्निंग देता है, मैं तुम्हारे गैंग को इस सड़क पर दोबारा नहीं देखना चाहता। तीनों आदमी डर के मारे भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चेन रेस्टरूम की टूटी हालत देखकर साय करता है। वो सोचता है कि कम से कम उन गुंडों से सफाई तो करवा लेता। अब मिस्टर और मिसेस वैंग ध्यान से उसे देखते हैं। अचानक दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वो खुशी से कहते हैं, तुम सच में जिंदा हो। ये चेन थोड़ा सरप्राइज होता है कि उन्हें वो याद है। आंखों में आंसू लिए कपल कहता है, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये चेन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। बाद में ये चेन अपार्टमेंट लौटने का फैसला करता है ताकि देख सके सन घर पहुंची या नहीं। वो अंदर जाता है और एक लड़की को खड़ा देखता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सन उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो आया। लेकिन तभी लड़की मुड़ती है और ये चेन तुरंत रुक जाता है। वो सन नहीं थी, उसके सामने खड़ी थी एक्सायर रुओक्शु, वही वुमन जिसके लिए उसने कंपनी लॉबी में हंगामा किया था। फिर भी ये चेन काम रहकर पूछता है, तुम कौन हो? लड़की उसे देखकर हल्की मुस्कान देती है
और जवाब देती है, तुम्हें मुझे पहचाना चाहिए। आखिर कंपनी लॉबी में इतना बड़ा सीन जो क्रिएट किया था। वो लड़की से पूछता है कि आखिर वो वहां कर क्या रही है। यंग वुमन कामली बताती है कि उसके पास अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर की की है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये चेन वहां रह क्यों रहा है। ये चेन अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, जबकि एक्साये रुओक्शु उसे ध्यान से देखती रहती है। फिर इरिटेटेड होकर ये चेन कहता है, ये सब अपनी फ्रेंड से जाकर पूछो और अब यहाँ से जाओ। लेकिन एक्साये कहती है कि वो काफी देर से सन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि सन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर चुकी है। ये सुनते ही ये चेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। दृढ़ आवाज में वो कहता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, वो मुश्किल में है। एक्साये रुओक्शु उसे रोकते हुए पूछती है, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? लेकिन ये चेन इरिटेट होकर उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है, मेरा पीछा मत करना। ब्लॉन्ड गर्ल शॉक में रह जाती है। वो सोचती है कि शायद पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो खुद को काम कर लेती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ये चेन के पास वो मिस्टीरियस फॉर्मूला है और शायद वो होमे ग्रुप के लिए बेहद जरूरी इंसान साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ये चेन पूरे जैंग सिटी की गलियां छान चुका था, लेकिन उसे सन कहीं नहीं मिली। अब उसका पेशेंस खत्म होने लगा था। वो खुद से कहता है कि वो दुश्मनों की मदद नहीं लेना चाहता, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। सीन शिफ्ट होता है। कीन लॉन्ग बिल्डिंग। एक अननोन नंबर किसी आदमी के फोन पर कॉल करता है। वो आदमी तुरंत फोन उठाकर पूछता है, कौन? दूसरी तरफ से एक मिस्टीरियस आवाज आती है। वो वार्निंग देती है, कॉल ट्रेस करने की कोशिश मत करना। अगर पता चला कि मुझे ट्रैक किया जा रहा है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फोन पर बात करने वाला और कोई नहीं, ये चेन था। वो कोल्ड टोन में ऑर्डर देता है, सन ये को ढूंढो और 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। फोन के दूसरी तरफ बैठा आदमी डीप थॉट में चला जाता है। वो सोचता है कि उसने 3 साल तक ये फोन सिर्फ इसी कॉल का इंतजार करते हुए संभाल कर रखा था, क्योंकि दूसरी तरफ मौजूद इंसान टेम्पल मास्टर था। कुछ ही मिनटों बाद इन्फॉर्मेशन वापस आती है। आदमी बताता है कि सन अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में है। उसने इलाज के लिए अपनी कार तक बेच दी। ये चेन ये सुनकर थोड़ा रिलीव्ड महसूस करता है, लेकिन साथ ही समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। अब सीन सिटी पब्लिक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। सन बेचैनी से आगे पीछे चल रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वो कहती है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, यहाँ तक कि कार भी बेच दी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन के लिए 300,000 युआन कम पड़ रहे हैं। उसके पेरेंट्स हेल्पलेस होकर बताते हैं कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं कि फैमिली अंकल से मदद मांग ली जाए। सन तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, लेकिन तभी हॉस्पिटल कॉरिडोर में कुछ लोग आते हैं। वो उसके अंकल्स थे। सन उन्हें देखकर थैंक यू कहती है। उसके अंकल्स उसे देखकर कहते हैं, काफी समय बाद दिखी हो और पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सन के फादर पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। वो फोल्डेड हैंड्स के साथ अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि बाद में पैसे लौटा देंगे, लेकिन यानफू तुरंत मना कर देता है। वो बहाना बनाता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हालांकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि इस फैमिली पर पैसे वेस्ट करना बेकार है। सन फिर कोशिश करती है। वो रोते हुए कहती है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा भाई मर जाएगा। तभी उसकी आंट अचानक एक आइडिया देती है। उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने एक फेवर प्रॉमिस किया था मिस्टर ले नाम के रिच मैग्नेट को। फिर वो शॉकिंग सजेशन देती है, क्यों ना सन की शादी मिस्टर ले से करा दी जाए, पैसों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानफू तुरंत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये आइडिया तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। फिर वो सीधे सन से पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सन तुरंत जवाब देती है, नहीं। अब उसकी आंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर ड्रीम्स दिखाने लगती है। वो कहती है कि अगर सन उस रिच फैमिली में शादी कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सन के फादर गुस्से में बोल पड़ते हैं, तुम लोग मेरी बेटी को बेचने की बात कर रहे हो। फिर भी आंट रुकती नहीं। वो लगातार प्रेशर डालती रहती है, यहाँ तक कि सन के 14 साल के भाई की बीमारी का इस्तेमाल भी उसे मैनिपुलेट करने के लिए करती है। बेबस फादर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। वो कहते हैं कि काश वो पहले सक्सेसफुल बन पाते तो आज फैमिली इस हालत में ना होती, लेकिन अंकल्स कोल्डली उनकी फीलिंग्स डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब ड्रामा है और रिच फैमिली में शादी करना सन के लिए लकी होगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है,
कौन चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करे? सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं और वहाँ खड़ा था ये चेन। सन उसे देखकर पूरी तरह स्टन रह जाती है। वो कामली अंदर आता है और सन को सिली गर्ल कहता है, फिर कंप्लेन करता है कि उसने अपने भाई की इलनेस उससे छुपाई। इसके बाद वो कैजुअली अनाउंस कर देता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सन के पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्होंने पहले कभी इस लड़के के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये चेन कॉन्फिडेंस के साथ सन को अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है, ये बस थोड़ी शाय है। आन तुरंत चिल्लाती है, बकवास, इसने अभी कहा था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो सन से प्रूफ मांगती है। अब सन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। धीरे धीरे वो ये चेन के करीब आती है और अचानक उसे किस कर देती है। पूरा हॉस्पिटल कॉरिडोर शॉक में जम जाता है। अब उसके अंकल को भी यकीन हो जाता है कि ये चेन सच में उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो आदमी घमंड से कहता है कि ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है और हर कोई उसका खर्चा नहीं उठा सकता। लेकिन फिर स्मग स्माइल के साथ बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 400,000 युआन ही तो है। फिर दावा करता है कि उसने ऑलरेडी हॉस्पिटल बिल पे कर दिया है। हालांकि अंदर ही अंदर शैन घबरा जाता है, क्योंकि उसने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया था। सिचुएशन संभालने के लिए वो तुरंत झूठ बोल देता है। वो कहता है कि पैसे डॉक्टर ये को दिए गए हैं, जो शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक है। सन की आंट सस्पिशियस होकर पूछती है, ऐसा डॉक्टर मैंने कभी नहीं सुना। फिर मॉकिंग टोन में ये चेन की तरफ देखकर बोलती है, कहीं तुम खुद की बात तो नहीं कर रहे? ये चेन बिना शर्माए कामली जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ वो डॉक्टर। ये सुनते ही दोनों अंकल्स हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का मजाक कर रहा है। तभी अचानक हॉस्पिटल स्टाफ बाहर आता है। एक नर्स लाउडली रिलेटिव्स को शांत रहने के लिए कहती है। उसी वक्त डॉक्टर चू भी वहाँ पहुँच जाता है। यों फू तुरंत आगे बढ़कर उसे ग्रीट करता है, लेकिन डॉक्टर उसे इग्नोर करके सीधे ये चेन के पास चला जाता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर चू मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। शैन फैमिली में मिलने के बाद से मैं आपको भूल नहीं पाया। ये देखकर पूरा फैमिली स्टन रह जाता है। अब सबको समझ आने लगता है कि ये चेन सच में डॉक्टर है। यहाँ तक कि सन भी शॉक में थी, क्योंकि उसे भी इस बात। अब सन के पेरेंट्स कंफ्यूज होकर अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उसने इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई। डॉक्टर चू हंसते हुए ये चेन से हाथ मिलाता है और कहता है, पहले मुझे लगा था कि ये फ्रॉड है, लेकिन बाद में समझ आया कि ये असली जीनियस है। तभी यों फू बीच में बोल पड़ता है। वो इरिटेटेड होकर पूछता है कि डॉक्टर आखिर एक गरीब लड़के को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। डॉक्टर चू कंफ्यूज होकर पूछता है, ये आदमी है कौन? फिर सीधे सिक्योरिटी को बुला लेता है। वो ऑर्डर देता है कि दोनों अंकल्स को बाहर निकाला जाए। साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उन्हें रेबीज हो गया है। ये चेन अम्यूज्ड होकर डॉक्टर की तारीफ करता है। इस सब के बीच सन अपने भाई के लिए डेस्परेट होकर ये चेन से मदद मांगती है। वो ऑलमोस्ट रोते हुए कहती है, प्लीज उसे बचा लो, हम बाद में सर्जरी के पैसे लौटा देंगे। अब डॉक्टर चू को पता चलता है कि पेशेंट की सिस्टर ये चेन की गर्लफ्रेंड है। तुरंत उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो स्टाफ को आदेश देता है कि ऑपरेशन की तैयारी की जाए। फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस सर्जरी को मैं खुद परफॉर्म करूंगा। ये चेन ये सुनकर सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर कंफर्म करने के लिए पूछता है, तुम सच में खुद सर्जरी करोगे? डॉक्टर चू सिर हिलाकर हाँ कहता है। तब ये चेन एक पेपर निकालता है और उस पर कुछ एक्यूपंक्चर टेक्निक्स लिखने लगता है। वो पेपर डॉक्टर को देते हुए कहता है कि ये मेथड्स उसकी मेडिकल स्किल्स को और पावरफुल बना देंगी। डॉक्टर चू ध्यान से टेक्निक्स पढ़ने लगता है, लेकिन तभी ये चेन कैजुअली कह देता है कि सर्जरी का खर्चा वो खुद देगा। ये सुनकर पूरा फैमिली शॉक्ड रह जाता है। सन ऑलमोस्ट स्पीचलेस हो जाती है। वो इंसिस्ट करती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि आखिर सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। हालांकि अब उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है कौन? कुछ समय बाद पेरेंट्स सन को घर जाने के लिए कहते हैं। वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल में वो खुद रुक जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उसके फादर उसे अलग ले जाकर बात करते हैं। वो ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक लड़का और लड़की का साथ रहना थोड़ा गलत लग सकता है। सन शर्म से लाल पड़ जाती है। वो तुरंत कहती है, डैड आप क्या बोल रहे हैं? ये चेन ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। तब सन और भी एम्बेरस्ड होकर चिल्लाती है कि उसकी बातें सुनना रूड है।
आखिर दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, लेकिन तभी सन को याद आता है कि उसकी कार तो रीपजेस हो चुकी है। उसी पल ये चेन उसके सामने कार कीज लहराता है। वो पूरी तरह स्टन रह जाती है। ये चेन कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि उसने कार ले जाते हुए देख ली थी और समय रहते वापस ले आया। इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर सन दौड़कर उसे हग कर लेती है। ये चेन धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरता है, फिर सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। सन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो और ऊपर से मुझे थैंक यू भी बोल रहे हो? लेकिन ये चेन मिस्टीरियस स्माइल देता है। वो कहता है, शायद कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब सन की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तभी अचानक वो कांपने लगती है। वो कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है और शायद कार का एसी खराब हो गया है। लेकिन ये चेन तुरंत समझ जाता है कि ये साधारण ठंड नहीं है, ये ब्लड लस्ट था। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। वो तुरंत कार रोककर सन से कहता है, अब मेरी हर बात ध्यान से सुनो। वो पैसेंजर डोर खोलता है और इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। जैसे ही मैं बाहर उतरूं, तुम सीधे अपार्टमेंट जाओगी, बीच में कहीं नहीं रुकना। घर पहुंचकर मेरा फोन अपने रूम में छुपा देना। फिर कॉन्टैक्ट्स में जो पहला नंबर है उसे कॉल करना और कहना कि डिपार्टमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुंचे। फिर उसकी आवाज और गंभीर हो जाती है, अगर कोई घर में घुस आए तो सरेंडर कर देना। इतना कहकर ये चेन कार से बाहर कूद जाता है। सन घबराई हुई हालत में वहां से ड्राइव कर जाती है। अब नरेशन एक्सप्लेन करता है कि ये बैटल ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं थी, ये मार्शल आर्टिस्ट्स की लड़ाई थी और आम इंसान उसकी एनर्जी तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी एक ब्लैक कार धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकती है। ये चेन की आंखें ठंडी पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है, वे आ गए। कार का डोर खुलता है, दो आदमी बाहर निकलते हैं। ये चेन उनकी ऑरा एनालाइज करता है और तुरंत समझ जाता है कि उनमें से सिर्फ एक ही उसके लिए रियल थ्रेट है। लंबे बालों वाला आदमी आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। वो कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये फैमिली से अब भी कोई जिंदा बचा है।